अध्याय 581 से 600। उसने दांत पीसते हुए बोली, फिर से बढ़ा दी। 1.4 बिलियन टेल। इस क्षण अन्य सभी मेहमानों के होश उड़ गए। उसने वास्तव में बोली फिर से बढ़ा दी थी। ये कीमत उच्च श्रेणी के जादुई खजानों का ढेर खरीदने के लिए पर्याप्त थी। क्या उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ थी? देवेश राव जानता था कि कीमत अनुचित थी, लेकिन वह एक घमंडी आदमी था। बोली लगाने के बाद देवेश राव ने राहुल को घमंड से देखा। साफ था कि वो चाहता था कि राहुल उससे ज्यादा बोली लगाए। अगर तुम में क्षमता है तो मेरे पास आओ। उसने पहले ही तय कर लिया था कि अगर राहुल ने दाम बढ़ाना जारी रखा तो वह हार मान लेगा। वह राहुल को तकलीफ में डाल देगा। अप्रत्याशित रूप से राहुल के मुंह के कोने थोड़े ऊपर की ओर मुड़ गए और वह फिर से बैठ गया। स्पष्ट रूप से फिर से बोली बढ़ाने का इरादा नहीं था। क्या बकवास है! देवेश राव ये देखकर अचंभित रह गया। क्या वह सचमुच दोबारा बोली नहीं लगाने वाला था? 1.4 बिलियन टेल एक बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है। 3 बार पुकारने के बाद महिला ने घोषणा की, स्विट 002 में अतिथि को 1.4 बिलियन टेल गहन चांदी के इस उच्च श्रेणी के जादुई खजाने की बोली जीतने के लिए बधाई। जब हथौड़ा गिरा तो बात खत्म हो गई। यही नियम था और देवेश राव इसे अच्छी तरह समझता था। उस पल उसे अफसोस हुआ। उसने आग से खेला था और खुद जल गया था। हालांकि उसके लिए ये रकम बहुत कम थी। जब तक उसका स्वाभिमान बचा रहे ये रकम उसके लिए उपयुक्त थी। स्विट 001 में सुप्रिया ने उत्सुकता से भरे चेहरे से नीलामी की पहली वस्तु को देखा। फिर उसने राहुल की ओर मुड़कर पूछा, गुरुजी, क्या आप ही वह वस्तु नीलामी में नहीं लाए थे? आपने उसकी बोली क्यों लगाए? क्या उसका शिक्षक मजाक कर रहा था? राहुल ने क्षण भर के लिए स्तब्ध होने का नाटक किया और पूछा, आह, क्या ये सचमुच मेरा था? सुप्रिया वाकई बहुत मासूम और भोली थी। उसने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल सही। यह उन खजानों में से था जिन्हें तुम पहले हमारे सामने छांट रहे थे। राहुल हंसा और बोला, हा, मैं शायद भूल गया हूँ। शुक्र है मैंने बोली लगाना जारी नहीं रखा, वरना मैं बहुत सारा पैसा गंवा देता। राहुल के मुस्कुराते चेहरे को देखकर कोई भी समझ सकता था कि वह बस बोली के साथ खिलवाड़ कर रहा था। कुछ देर बाद सुप्रिया को भी समझ आ गया। उसने अपना मुंह ढक लिया और हंस पड़ी। फिर खुशी ने आंखें घुमाते हुए कहा, गुरुजी, क्या आप राजकुमार झांगलू के प्रति बहुत ज्यादा बुरा व्यवहार नहीं कर रहे हैं? वह उसकी प्रारंभिक बोली से हैरान रह गई थी और सोच रही थी कि उसका शिक्षक इतना अमीर कैसे हो गया। राहुल ने शांति से चाय का कप उठाया और खुशी से पी लिया। ये राजकुमार कितना दयालु है। वह गर्व के नाम पर मुझे इतना सारा पैसा दान कर रहा है। कितना मजेदार है। देखते हैं मैं इसे कहाँ तक ले जा पाता हूँ। अगली नीलामी की वस्तु दूसरी है। नीलामी परिचारिका की आवाज़ सुनकर राहुल ने तुरंत अपने चेहरे की मुस्कान दबा ली और जो कुछ हुआ था उस पर बहुत गुस्सा होने का नाटक भी किया। उसने देवेश राव को घूर कर देखा। ये देखने के बाद देवेश राव को तुरंत ताजगी महसूस हुई। ये पैसे अच्छी तरह से खर्च किया गया था। हे, क्या ये बच्चा उसके साथ खेलना चाहता था? वह उसे दिखाएगा कि यहाँ असली बॉस कौन है। ये सिर्फ पैसा था और उसके पास बहुत सारा पैसा था। देवेश राव खुश हुआ और उसने एक कप चाय पी। उसे लगा कि अब चाय भी ताजगी भरी लग रही है। कितना आरामदायक। उसने नौकरानी को अपनी गोद में बिठा लिया। उसके चेहरे पर बड़ी ही मनहूस मुस्कान थी। जब नीलामी की दूसरी वस्तु सामने आई तो मेहमानों की आंखें एक बार फिर चौड़ी हो गईं। ये वास्तव में एक निम्न श्रेणी की आध्यात्मिक कलाकृति थी। नीलामी की वस्तु की बढ़ती शक्ति को महसूस करने के बाद उनकी आंखें उस पर टिक गईं। प्रत्येक आध्यात्मिक कलाकृति अत्यंत मूल्यवान थी तथा धर्मनिरपेक्ष दुनिया में लगभग कभी भी दिखाई नहीं देती थी। एक सामान्य वयस्क परिवार में अधिकतम 2 या 3 बच्चे होते हैं, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में उनमें से कोई भी किसी को भी नहीं छोड़ता। इस क्षण मेहमान बहुत आश्चर्यचकित थे। उनके लिए यह आध्यात्मिक कलाकृति पहले से ही एक अमूल्य निधि थी। साधारण जादुई कलाकृतियां तो उनके लिए पहले से ही अत्यंत मूल्यवान थीं, आध्यात्मिक कलाकृतियों की तो बात ही छोड़ दीजिए। प्रदर्शन पर रखे गए कोड़े को देखने के बाद भीड़ ने उत्सुकता में अपने हाथ मलने शुरू कर दिए। देवेश राव के साथ भी यही हुआ। उसकी आंखें पहले से ही चमक रही थीं। नीलामी की परिचारिका ने आगे कहा, इस आध्यात्मिक कलाकृति को शुद्धिकरण का चाबुक कहा जाता है। यह एक निम्न श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार है। मैं यह नहीं बताऊंगा कि यह कितना शक्तिशाली है, क्योंकि हर कोई इसकी आभा से शायद ये बता सकता है। चलो अब बोली शुरू करते हैं। शुरुआती कीमत है 10 लाख टेल की चांदी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया राहुल ने बोली लगाई, 1 अरब टेल। ये सुनकर नीलामी स्थल पर मौजूद भीड़ एक बार फिर अचंभित रह गई। हे भगवान, वह सचमुच फिर से यही चाल चल रहा है। क्या वह ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि अभी अभी वह अपनी पहली बोली में असफल रहा? ... लोग अनुमान लगाने से खुद को नहीं रोक पाए। हालांकि इस व्यक्ति की भागीदारी का मतलब ये भी था कि उन्हें इस चीज को छोड़ना पड़ा। इसलिए उन्होंने आराम से बैठकर शो का आनंद लेने का फैसला किया। उन्हें यकीन था कि स्विट 002 के मेहमान इस मौके को हाथ से नहीं जाने देंगे। देवेश राव मुस्कुराया, हा, आज मैं तुम्हें विस्मय में डूबा दूंगा। 1.4 बिलियन टेल। तो आपके पास पैसे खत्म हो गए। सिर्फ 1.4 अरब ही क्यों? राहुल ने व्यंग्यात्मक रूप से देवेश राव को देखा और तुरंत बोली फिर से बढ़ा दी, 1.9 बिलियन टेल।
अन्य मेहमानों ने अपनी उत्तेजना को शांत करने के लिए पहले ही गहरी सांसें लेनी शुरू कर दी थीं। हे भगवान, मैंने पहली बार किसी को किसी चीज़ के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाते देखा है। अगर मैं होता तो शायद मुझे इतनी बड़ी रकम खर्च करने में कई जन्म लग जाते। ... इस समय माहौल फिर से उबल रहा था। यदि इस 1.9 बिलियन टैल गहन चांदी को गहन सोने में परिवर्तित किया जाए तो यह 19 मिलियन टैल गहन सोना होगा। ये कहना ज़रूरी था कि देवेश राव वाकई बहुत अमीर था। उसने बिना पलक झपकाए 1.9 अरब टैल की भारी चांदी की बोली लगा दी थी। राहुल अपनी जिज्ञासा रोक नहीं पाया। उसने पलटकर खुशी से पूछा, क्या सौर्य दिव्य साम्राज्य के सभी राजकुमार इतने अमीर हैं? उसने खुशी को कुछ देर तक खुद से बुदबुदाते हुए सुना, फिर उसने कहा, हर राजकुमार का अपना क्षेत्र होता है और राजकुमार झांगलू का क्षेत्र किंगजयपुर शहर है। इतने बड़े शहर से प्राप्त होने वाली वार्षिक कर आय बहुत ही भयावह होगी, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि वह अमीर है। ये सुनकर राहुल सोचने लगा। इस जानकारी के आधार पर ये नश्वर साम्राज्य वास्तव में काफ़ी समृद्ध थे। तुलनात्मक रूप से क्लाउड स्काई पीक के प्रमुख के रूप में वह उस समय कई टन सोना भी नहीं दे सकते थे। हालांकि उनकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए पैसा कमाना बहुत आसान लग रहा था। जब तक वह अपने खजाने में से किसी एक को नीलामी के लिए रखेगा, वह बहुत धन कमा सकेगा, विशेषकर जब इस राजकुमार जैसा धनी व्यक्ति बोली लगाने में सहायक हो। राहुल को भी लगा कि यह व्यक्ति काफ़ी प्यारा था। अगले ही पल उसके चेहरे के भाव फिर बदल गए। उसने राजकुमार को घूरते हुए कहा, मैं 3 अरब टैल की बोली लगाऊंगा। राहुल के चेहरे से ऐसा लग रहा था कि वह हताश था। देवेश राव ये देखकर हंस पड़ा। हम छोटे फ्राइज तो छोटे फ्राइज ही होते हैं, ये सब कितने अधीर होते हैं। वह तिरस्कारपूर्वक हंसा और बोली जारी रखी, 3.9 बिलियन टैल। वह राहुल को दबाना और अपमानित करना चाहता था। ये देखकर राहुल गर्व से मुस्कुराया। देवेश राव को अंततः होश आया जब उसने मुस्कान देखी। मैं खत्म हो गया। क्या यह आदमी मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहा था? उसके चेहरे पर तुरंत उदासी छा गई। राहुल की आत्मसंतुष्ट मुस्कान देखकर उसका दिल गुस्से से भर गया। अब उसे पता चल गया था कि राहुल नीलामी वाली चीज़ के पीछे बिल्कुल नहीं था। वह तो बस उसे चिढ़ाने के लिए जानबूझकर उसकी कीमत बढ़ा रहा था। गुस्से में आकर उसने मेज़ पलट दी और लगभग खून की उल्टी कर दी। धिक्कार है, मुझे इस व्यक्ति के बारे में सब कुछ जानना होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? मैं तुम्हें पछतावे शब्द का मतलब सिखाऊंगा। दूसरी नीलामी वस्तु अप्रत्याशित रूप से देवेश राव द्वारा 3.9 बिलियन टैल की भारी कीमत पर जीत ली गई। हालांकि देवेश राव इस बात से जरा भी खुश नहीं था। यदि राहुल यहाँ नहीं होता तो अपनी स्थिति के साथ वह निश्चित रूप से इसे बहुत कम कीमत पर प्राप्त कर सकता था। इन दोनों घटनाओं के बाद वह सदमे में था। अगली बार वह इतनी आसानी से मूर्ख नहीं बनेगा। राहुल खुश होकर कुर्सी पर पीछे झुक गया। 3.9 बिलियन टैल गहन चांदी, हा। यह आदमी सचमुच भोला है। उसे अचानक थोड़ा दोषी महसूस हुआ। वह इस आदमी को दिवालिया तो नहीं बनाने वाला था, है ना? खांसी, बिल्कुल नहीं। आखिरकार जियुन ने अभी कहा था कि सभी राजकुमार बेहद अमीर थे। अब राहुल को बस इंतजार करना था। नीलामी खत्म होते ही उसे एक बड़ी रकम मिल जाएगी। उस समय जब तक वह अपने शिष्यों को धन देता रहेगा तब तक वह इस व्यवस्था से कई गुना अधिक लाभ प्राप्त कर सकेगा। हालांकि गुरु शिष्य प्रणाली का गुणक युगल प्रणाली की तुलना में कमजोर लग रहा था। क्या युलुन को अपनी प्रेमिका बनाकर उसे पैसे देना बेहतर होगा? ये काफ़ी हद तक संभव प्रतीत हुआ। मंच पर अभी भी विभिन्न नीलामी वस्तुएं प्रदर्शित थीं, लेकिन उनमें से किसी ने भी राहुल का ध्यान आकर्षित नहीं किया। अंततः जब 8वीं नीलामी वस्तु सामने लाई गई तो किसी बात ने उनकी रुचि जगा दी। ये रक्त के रंग का एक मनमोहक फूल था जो एक क्रिस्टल बॉक्स में बंद था। नीलामी की मेज़बान ने कहा, इस फूल को पृथ्वी का खजाना फूल कहा जाता है। यह एक मध्यम श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ी बूटी है। इसका सेवन करने से व्यक्ति की नाड़ियां शुद्ध होंगी और उसकी प्रतिभा का स्तर बढ़ेगा। ये व्यक्ति की शक्ति भी बढ़ा सकता है। पृथ्वी खजाना फूल। राहुल की आंखें फूल पर टिकी थीं और उसके मुंह के कोने थोड़े से मुड़े हुए थे। गुरुजी, ये फूल तो कुछ खास नहीं लग रहा। आप इसे क्यों चाहते हैं? सुप्रिया ने उलझन में पूछा जब उसने देखा कि राहुल फूल के लिए बोली लगाने वाला था। आखिरकार ये फूल तो एक मध्यम श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ी बूटी ही थी। आम साधकों के लिए यह बेशकीमती हो सकता है, लेकिन राहुल के लिए यह लगभग बेकार था। राहुल ने अपने शिष्यों को जो कुछ भी दिया था वह इस फूल से बेहतर और अधिक कीमती था। हालांकि सुप्रिया को यह समझ में नहीं आया कि राहुल वास्तव में जिस चीज़ की तलाश में था वह जड़ी बूटी का प्रभाव नहीं था। राहुल ने चाय का एक घूंट लिया और धीरे से कहा, अगर यह सिर्फ सेवन के लिए है तो इसके असर वाकई बहुत साधारण हैं। हालांकि मैं इसे पीना नहीं चाहता, बल्कि इसे गोलियां बनाना चाहता हूँ। ये देखकर उसके दोनों शिष्य दंग रह गए। ये देखकर राहुल ने तुरंत कहा, मैंने एक बार एक प्राचीन पुस्तक पढ़ी थी जिसमें पंथ परिवर्तन गोली नामक एक अत्यंत जादुई गोली के शोधन की प्रक्रिया का वर्णन था। ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई इन गोलियों में से एक भी प्राप्त कर ले तो वह नश्वर भी अमर हो सकता है। मुझे नहीं पता कि उस पुस्तक में जो कुछ लिखा गया है उसमें से कितना सच है, लेकिन शायद उसे परिष्कृत करने के बाद मुझे पता चल जाएगा। ऐसा हुआ है कि इस गोली को परिष्कृत करने के लिए मुख्य सामग्री पृथ्वी के खजाने का फूल है। एकमात्र समस्या यह है कि इस पृथ्वी के खजाने के फूल का ग्रेड आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है।
हालांकि यह अभी भी मेरे लिए प्रथम श्रेणी के पंख परिवर्तन की गोली को परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। ये सुनकर सुप्रिया और खुशी बहुत उत्साहित हुए। उन्होंने एक स्वर में कहा, गुरुजी, तो चलिए जल्दी से बोली लगा देते हैं। ... ठीक है। ऐसा कहने के बाद राहुल एक बार फिर उठी और स्विच 001 की बालकनी में चली गई। राहुल की आकृति को देखने के बाद अन्य मेहमानों ने फिर से फुसफुसाना शुरू कर दिया। क्या वह फिर से परेशानी खड़ी करने वाला है? हाँ, हमें इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमें बस शो का आनंद लेना है। अब तक ये स्पष्ट हो चुका था कि जब भी राहुल बोली लगाएगा, स्विच 002 में अतिथि को परेशानी होगी। इस बीच स्विच 002 में देवेश राव का चेहरा फिर से काला पड़ गया जब उसने राहुल को देखा। क्या ये कमीना मुझे फिर से खेलने की कोशिश कर रहा है? उसके अधीनस्थ ने जल्दी से देवेश राव की ओर देखा और उसे रोकने की कोशिश की। राजकुमार झांगलू, इस बार कोई आवेग में आकर कोई कदम मत उठाए। आखिरकार यह आदमी आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है। देवेश राव ने अपने अधीनस्थ को घूरा और गुस्से से चिल्लाया, चुप रहो। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे यह नहीं पता? चाहे कुछ भी हो, इस बार मैं दोबारा बोली नहीं लगाऊंगा। जब नीलामी परिचारिका ने शुरुआती कीमत की घोषणा की तो राहुल भी बोली लगाने वालों में सबसे आगे थी। लेकिन इस बार उसने 10 करोड़ से ज्यादा की बोली नहीं लगाई, बल्कि उसकी बोली सिर्फ 1 करोड़ थी। वह देवेश राव की तरफ चिढ़ाते हुए देखना नहीं भूला। जब उसने राहुल की अभिव्यक्ति देखी तो देवेश राव और भी उदास हो गया। वह सचमुच मुझे उकसा रहा है। धिक्कार है। क्या यह आदमी सचमुच सोचता है कि मुझ में 3 साल के बच्चे जितनी बुद्धि है? इस बार वह मूर्ख नहीं बनेगा। हालांकि इस बार उसने सिर्फ 1 करोड़ टेल की बोली लगाई। आखिर इस लड़के की क्या तमन्ना थी? देवेश राव इसे समझ नहीं सका, लेकिन राहुल के चिढ़ाने वाले भाव को देखने के बाद उसे यकीन हो गया कि यह एक और जाल था। उसने मोटा मोटा हिसाब लगाया और पाया कि उसने अपने साथ लाया हुआ लगभग सारा पैसा खर्च कर दिया है। इसके अलावा अभी और भी कई खजाने थे जिनकी नीलामी घर ने अभी तक बोली नहीं लगाई थी। अगर वह अभी बड़ी रकम खर्च करता तो उसे बाकी नीलामी ईर्ष्या से देखते हुए बितानी पड़ती। मुझे इस बार सहना ही होगा। भीड़ बहुत हैरान थी। क्या इस बार स्विच 002 चुनौती स्वीकार नहीं करेगा? यह उसकी शैली नहीं थी। हाँ, चीज़ें और भी दिलचस्प होती जा रही हैं। स्विच 003 में लाल पोशाक वाली महिला को पहले ही पता चल गया था कि राहुल क्या करने वाली थी और उसके मुंह के कोने सिकुड़ गए। उसे स्विच 001 में रहने वाले आदमी में और भी अधिक दिलचस्पी थी। आखिरकार कोई भी साधारण व्यक्ति किसी के साथ इस तरह खिलवाड़ नहीं कर सकता। फिलहाल उस आदमी ने इतनी कम बोली लगाई थी, फिर भी कोई भी उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं कर रहा था। युवा मिस, इसी समय उसके बगल में बैठी एक नौकरानी बोली, स्विच 002 में बैठा वीआईपी सौर्य दिव्य साम्राज्य का एक राजकुमार है। उसे राजकुमार झांगलू कहा जाता है। हालांकि हमारे पास स्विच 001 में वीआईपी की पहचान के बारे में कोई सुराग नहीं है। ऐसा कहा जा रहा है कि किंग्यांग रेस्टोरेंट का प्रभारी व्यक्ति इस प्रतिष्ठित अतिथि के प्रति बहुत सम्मान का भाव रखता है। उसकी पृष्ठभूमि जरूर बहुत अच्छी होगी। ये सुनकर लाल पोशाक वाली महिला क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई, फिर उसने अपने अधीनस्थ की ओर हाथ हिलाया। ठीक है, मैं समझ गया, आप जा सकते हैं। कुछ देर सोचने के बाद उसे आश्चर्य हुआ कि यह आदमी कौन है। अगर वीरेंद्र भी उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार कर रहा है तो उसका पृष्ठभूमि जरूर बहुत शक्तिशाली होगा। हालांकि इस मामले पर काफी देर तक विचार करने के बाद भी वह कोई अनुमान नहीं लगा सकी कि वह कौन हो सकता है, इसलिए उसने अस्थायी रूप से इस मामले को टाल दिया। चूंकि राजकुमार झांगलू ने कीमत नहीं बढ़ाई, इसलिए अन्य मेहमानों ने स्विच 001 में अतिथि को उकसाने की हिम्मत नहीं की। इसलिए नीलामी हॉल असामान्य रूप से शांत था। राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसने इस पृथ्वी के खजाने के फूल को खरीदने के लिए केवल 10 मिलियन टेल गहन चांदी खर्च की थी। यह एक सुखद आश्चर्य था। राजकुमार संभवतः 2 बार धोखा खाने के बाद सतर्क हो गया था। जैसे ही हथौड़ा गिरा, राहुल ने आसानी से अपने लिए एक सस्ती आध्यात्मिक जड़ी बूटी प्राप्त कर ली। पृथ्वी खजाना फूल प्राप्त करने के बाद राहुल को अगली नीलामी वस्तुओं में कोई दिलचस्पी नहीं थी। नीलामी समाप्त होने वाली थी और जल्द ही मुख्य नीलामी का समय आ जाएगा, जो कि राहुल द्वारा तैयार किए गए खजाने थे। चूंकि राजकुमार अब उतना भोला नहीं रहा था, इसलिए राहुल ने उसे फिर से धोखा देने की कोशिश नहीं की। आखिरकार उसने पहले ही 2 नीलामी बोलियों में राजकुमार से काफ़ी पैसे ऐंठ लिए थे। ये राशि उन्हें और उनके शिष्यों को लंबे समय तक कीमिया के लिए पर्याप्त जड़ी बूटियां और सामग्री उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त थी। हालांकि राहुल को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि कोई और व्यक्ति राजकुमार के साथ 2 अंतिम वस्तुओं के लिए लड़ रहा था। इस हद तक कि बोली अरबों तक पहुंच गई। राहुल उलझन से स्विच 003 की तरफ देखने लगा। हालांकि वह उसका चेहरा साफ नहीं देख पा रहा था, पर उसे अंदाजा था कि वह एक खूबसूरत औरत थी। उसे ये यम की सुइयां इतनी पसंद क्यों थीं? राहुल को कोई कारण समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उसने ज्यादा सोचने से मना कर दिया। खैर, यह उसके लिए फायदेमंद ही था। चलो चलें, हमें समय रहते अमर दिव्य संप्रदाय तक पहुंच जाना चाहिए। ये कहने के बाद राहुल अपने 2 शिष्यों के साथ नीलामी घर छोड़ने के लिए तैयार हो गया। ... उसे नीलामी के बाद की प्रक्रियाओं की चिंता करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वीरेंद्र इसे संभाल लेता था।
नीलामी से प्राप्त राशि और वह जड़ी बूटियां जो वह खरीदना चाहता था क्लाउड स्काई पीक को भेज दी जाती। नीलामी घर से बाहर निकलने और वीरेंद्र के साथ एक संक्षिप्त बातचीत करने के बाद राहुल ने अपने 2 शिष्यों को सीधे अमर दिव्य संप्रदाय में ले जाने का फैसला किया। हालांकि इसी समय एक तेज आवाज गूंजी, तुमने मुझे उकसाया, फिर भी तुम इतने भ्रमित हो कि सोचते हो कि तुम बिना किसी नुकसान के बच निकलोगे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, देवेश राव क्रोधित भाव के साथ राहुल के पास पहुंचा। राहुल ने भी मुड़कर उसकी ओर उदासीनता से देखा, उसके चेहरे पर अभी भी एक शांत मुस्कान थी। हे, क्या ये हो सकता है कि यह मूर्ख राजकुमार सिर्फ अपना पैसा ही नहीं बल्कि उससे भी अधिक कुछ खोने की कोशिश कर रहा है। राहुल ने मन ही मन सोचा, पर कुछ कहा नहीं। वह देखना चाहता था कि राजकुमार के पास क्या क्या तरकीबें हैं। तुम कमीने, आज चाहे तुम्हारी स्थिति कुछ भी हो, मुझे उकसाने के बाद तुम्हारे लिए केवल एक ही संभावित परिणाम है, जो कि मौत है, देवेश राव ने गुस्से से कहा। उसने राहुल की ओर इशारा किया और दर्जनों बख्तरबंद सैनिकों ने उसे घेर लिया। ये किंगजयपुर शहर है, जो मेरा इलाका है। देखते हैं तुम इस मुश्किल से कैसे निकलते हो। इस समय देवेश राव का दिल गुस्से से भर गया। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। यदि राहुल न होता तो वह इतना पैसा कैसे खो सकता था। राहुल से बदला लिए बिना वह इतनी बड़ी हार को स्वीकार नहीं कर सकता था। यही कारण था कि उसने तुरंत अपने अधिकार का इस्तेमाल करके राहुल को घेरने के लिए सैनिकों को जुटाया। और भी सैनिक दौड़ते हुए आ रहे थे। सड़कों पर लोग ये देखकर दंग रह गए। क्या ये राजकुमार झांगलू के सैनिक नहीं हैं? ये इतने ज्यादा क्यों हैं? क्या हो रहा है? वे घबरा रहे थे, ये सोचकर कि शहर पर किसी प्रकार का संकट आ पड़ा है। नीलामी घर के बाहर राहुल अभी भी शांति से देख रहा था। दूसरी ओर सुप्रिया और खुशी किसी भी क्षण अपने हथियार निकालने के लिए तैयार थे। तभी पूरे कवच पहने एक लंबा चौड़ा आदमी तेजी से देवेश राव के पास आया। उसने घुटने टेक कर कहा, महाराज, आपके वफादार सेवक विनायक मेहता आपकी सहायता के लिए सैनिक लेकर आ चुके हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, इस व्यक्ति में एक मध्य स्तरीय स्वर्ग क्षेत्र विशेषज्ञ की आभा प्रकट हुई। डॉट 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 ये दृश्य देखकर दर्शकों के चेहरे पीले पड़ गए। एक मध्य स्तरीय स्वर्ग क्षेत्र विशेषज्ञ, ये युवक कौन है? इसने राजकुमार झांगलू को भड़काने की हिम्मत की। हर कोई दिलचस्पी से देख रहा था, अपनी गर्दनें एक दूसरे के ऊपर उठाकर राहुल को अच्छी तरह देखने की कोशिश कर रहा था ताकि उसे पहचान सके। जब देवेश राव ने विनायक मेहता के आगमन को देखा तो वह हंस पड़ा। जनरल ली, आप यहां तक पहुंच गए। विनायक मेहता की मौजूदगी में देवेश राव आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसने राहुल को घूरा और उसे डांटा, साले, आज तू बच नहीं पाएगा। मैं तुझे पकड़ लूंगा, फिर तेरे माँ बाप को तेरी जान की भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा। जाओ, उन तीनों को पकड़ो और बांध दो। देवेश राव का आदेश सुनने के बाद सैनिकों ने तुरंत कार्रवाई की और कार्रवाई के लिए आगे बढ़े। रुकना! गुस्से से दहाड़ते हुए वीरेंद्र नीलामी घर से बाहर भागा। वह बहुत परेशान लग रहा था। हालांकि वीरेंद्र को देखने के बाद विनायक मेहता ने तिरस्कारपूर्वक हंसते हुए पूछा, वीरेंद्र, क्या आप वास्तव में इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि किंगजयपुर शहर में किंग्यांग रेस्टोरेंट का दर्जा अछूता है? आप अपनी सीमाएं लंघ रहे हैं। डॉट डॉट ये सुनकर वीरेंद्र का चेहरा तुरंत काला पड़ गया, लेकिन जल्द ही वह चमक उठा और वह हंस पड़ा। हाँ, ये तो सचमुच बहुत मजेदार है। वीरेंद्र के चेहरे पर तिरस्कार भरा भाव था। किंगजयपुर शहर में किंग्यांग रेस्टोरेंट इतने लंबे समय तक टिक पाया, इसका कारण वास्तव में राजकुमार झांगलू का आशीर्वाद ही था। हालांकि अब हालात अलग थे। यदि राजकुमार झांगलू और उसके लोग दूसरों को सबक सिखाना चाहते तो वीरेंद्र हस्तक्षेप नहीं करते। हालांकि इस बार वे वास्तव में राहुल के लिए परेशानी पैदा करना चाहते थे, जो पूरी तरह से एक अलग कहानी थी। आखिरकार राहुल एक सर्वोच्च राज्य विशेषज्ञ था। जब तक वह उसे खुश कर सकता था तब तक डरने की क्या बात थी। एक सर्वोच्च क्षेत्र विशेषज्ञ सौर्य दिव्य साम्राज्य को भी आसानी से नष्ट कर सकता है। विनायक मेहता, क्या तुम जानते हो कि तुमने आज किसे उकसाया? ये राहुल है, वीरेंद्र ने रौब दिखाते हुए कहा। फिर विनायक मेहता को रोकने के लिए राहुल के सामने खड़ा हो गया। ये सुनने के बाद विनायक मेहता की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। हालांकि उन्हें यह भी नहीं पता था कि राहुल कौन है। हालांकि राजकुमार ने उसे मदद के लिए आने को कहा था, इसलिए वह मना नहीं कर सका। वीरेंद्र की बातें सुनने के बाद विनायक मेहता को अचानक थोड़ा अफसोस हुआ। क्या ये हो सकता है कि यह युवक ऐसा व्यक्ति है जिसे मैं अपमानित नहीं कर सकता? विनायक मेहता ने मन ही मन सोचा। डॉट 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 वह वीरेंद्र को बहुत अच्छी तरह जानता था। एक व्यापारी होने के नाते राजकुमार के खिलाफ इस तरह जाने के उसके अपने कारण जरूर होंगे। छी, तुम किसे डराने की कोशिश कर रहे हो? देवेश राव गुस्से से आगे बढ़ा और सीधे बोला, मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो। चूंकि तुमने मुझे उकसाया है, इसलिए तुम यहां से नहीं जा पाओगे। तुम चाहे किसी से भी मदद मांग लो, बात नहीं बनेगी। वीरेंद्र, अब तुम्हें अपना रुख साफ करना होगा। अगर तुम मेरा विरोध करते रहे तो किंग्यांग रेस्टोरेंट का किंगजयपुर शहर में कोई वजूद नहीं रहेगा। वीरेंद्र जोर से हंस पड़ा। हाँ, तुम तो बस कुएं की तलहटी में पड़े मेढक हो। एक तुच्छ राजकुमार होकर तुम्हें इस तरह अहंकार करने की हिम्मत किसने दी? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वीरेंद्र ने हाथ उठाकर हाथ हिलाया।
हजारों किसान पल भर में नीलामी घर से बाहर निकल आए। इनमें से हर साधक से एक खतरनाक आभा निकल रही थी। उनकी ताकत ऐसी नहीं थी जिसका सामना देवेश राव के सैनिक कर सकें। ये देखकर विनायक मेहता का चेहरा तुरंत सख्त हो गया और उसने गुस्से से कहा, वीरेंद्र, क्या तुम आज युद्ध पर जाने की योजना बना रहे हो? इसी समय एक और हंसी सुनाई दी। हा, बुरा नहीं, आप लोग बहुत अच्छे हैं। राहुल शांति से आगे बढ़ा और विनायक मेहता और देवेश राव की तरफ व्यंग्यात्मक भाव से देखा। उसने फिर कहा, दरअसल मैं अपनी यात्रा जल्दी शुरू करना चाहता था, लेकिन लगता है अगर मैं आज ही आगे नहीं बढ़ा तो मैं जा नहीं पाऊंगा। छोड़ो, भूल जाओ, चूंकि तुम दोनों मांग रहे हो इसलिए मना करना मेरी बदतमीजी होगी। वीरेंद्र का चेहरा पीला पड़ गया। ... अन्य लोग शायद यह नहीं समझ पाए कि राहुल कितना शक्तिशाली था, लेकिन वह समझ गया। यदि वह सचमुच कोई कदम उठाता तो पूरा किंगजयपुर शहर नष्ट हो सकता था। सर, कृपया शांत हो जाए। वह तुरंत उसे रोकने के लिए दौड़ा। कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, बस 1 मिनट रुको। किंगजयपुर शहर के लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए वीरेंद्र ने उन्हें रोकने के लिए दृढ़ता से कदम उठाया। आखिरकार वह अच्छी तरह जानता था कि सर्वोच्च क्षेत्र विशेषज्ञ कितने शक्तिशाली होते हैं। राहुल अपने हाथ की एक लहर से आसानी से किंगजयपुर शहर को पूरी तरह से नष्ट कर सकता था। कई वर्षों तक किंगजयपुर शहर के निवासी होने के नाते उनके मन में इस स्थान के प्रति कुछ भावनाएं थीं और वे शहर को नष्ट होते हुए नहीं देखना चाहते थे। राहुल ने वीरेंद्र की तरफ देखा। ये देखकर कि यह व्यक्ति ईमानदार है और उसने उसकी बहुत मदद की है, उसने खुद को संयमित करने का फैसला किया। विस्मयादिबोधक चिन्ह। हालांकि उन्होंने फिर भी खुले तौर पर कहा, वीरेंद्र, मैं तुम्हें इसे निपटाने के लिए 3 मिनट दे रहा हूं। यदि आप इस समय के भीतर इसे नहीं संभाल सकते हैं तो मैं स्वयं कार्रवाई करूंगा। चिंता मत कीजिए सर, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। ये सुनने के बाद वीरेंद्र को अंततः राहत मिली। उसे राजकुमार झांगलू से जरा भी डर नहीं था, उसे बस राहुल के नाराज होने का डर था। अगर वाकई ऐसा हुआ तो कितने लोग मरेंगे? नागरिक तो बच जाएंगे, लेकिन ये निर्दोष सैनिक सिर्फ इसलिए गोलीबारी में फंस सकते हैं क्योंकि वे अपना कर्तव्य निभा रहे थे। वह विनायक मेहता और राजकुमार झांगलू के पास दौड़ा और दृढ़ता से कहा, मैं तुम्हें अपनी मनमानी नहीं करने दूंगा। अगर तुम में सचमुच क्षमता है तो मेरे पास आओ। इस समय माहौल तनावपूर्ण था और हर कोई समझ सकता था कि किसी भी क्षण युद्ध छिड़ सकता है। कोई भी पक्ष एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। तभी सैनिकों का एक और दल दौड़ता हुआ आया और उसके पीछे एक बेहद आलीशान गाड़ी थी। हर कोई बता सकता था कि गाड़ी में शाही परिवार का एक और सदस्य सवार था। आखिर हो क्या रहा है? एक और क्यों आ रहा है? भीड़ बहुत आश्चर्यचकित हुई और एक स्वर में देखने लगी। सबका ध्यान नवागंतुक की ओर आकर्षित हो गया। वह कौन था? जैसे ही गाड़ी रुकी, एक युवक उसमें से उतरा। वह संयमित और गरिमा में लग रहा था। इस व्यक्ति को देखने के बाद सभी के भाव एकदम बदल गए। शौर्य दिव्य साम्राज्य का युवराज। मदन राव की अभिव्यक्ति उदास थी क्योंकि वह तेजी से राहुल की ओर चल पड़ा। जब देवेश राव ने देखा कि युवराज आ गए हैं तो उसने सोचा कि युवराज उनकी मदद करने आए हैं। वह इतनी जोर से मुस्कुराया कि उसके होठों के कोने उसके कानों तक पहुंच गए। जैसे ही वह ऊपर जाकर युवराज को सम्मान देने वाला था, युवराज बिना किसी हिचकिचाहट के उसके पास से गुजरे और सीधे राहुल के पास चले गए। ये देखकर देवेश राव और विनायक मेहता दोनों के चेहरे पीले पड़ गए। नमस्कार सरदार राहुल, मैं शौर्य दिव्य साम्राज्य का युवराज हूँ। आप मुझे त्यानई कह सकते हैं। मदन राव ने राहुल के पास आते ही विनम्रता से उनका अभिवादन किया। इस समय युवराज होने के नाते उन्हें भी बहुत पसीना आ रहा था और वे बहुत घबराए हुए थे। हालांकि वह खुद को भाग्यशाली भी मानता था। आखिरकार वह समय रहते वहां पहुंच गया था, वरना उनका शौर्य दिव्य साम्राज्य पूरी तरह से नष्ट हो सकता था। देवेश राव के विपरीत मदन राव को साधना जगत की खबरों की बेहतर समझ थी। इसके अलावा वे एक बार मिल भी चुके थे। यह उसकी उम्मीद से बिल्कुल परे था कि देवेश राव इस राक्षस को उकसाएगा। भाई मदन राव को देखने के बाद खुशी तुरंत मुस्कुराया और उसके पास चला गया। यह उसका बड़ा भाई था और बचपन से ही उसके और उसके बीच बहुत अच्छे संबंध थे। वह उससे बहुत प्यार करता था। मदन राव ने भी खुशी के सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए पूछा, जियुन, हमने बहुत समय से एक दूसरे को नहीं देखा है। हाल ही में तुम कैसी हो? खुशी ने मीठी मुस्कान के साथ जवाब दिया, भाई चिंता मत करो। टीचर और सिस्टर यूयुए मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। मैं पहले कभी इतना अच्छा नहीं रहा। ये बहुत बढ़िया है। मैं जल्द ही क्लाउड स्काई पीक पर आपसे मिलने की योजना बना रहा था, लेकिन ऐसा लगता है कि अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये कहते ही मदन राव का चेहरा फिर से काला पड़ गया। उसने गुस्से से दांत पीस लिए जब उसने उस विपत्ति के बारे में सोचा जो देवेश राव ने शौर्य दिव्य साम्राज्य पर लगभग ला ही दी थी। क्या इन दो बुद्धिहीन लोगों को यह नहीं पता था कि उन्होंने कितनी मुसीबतें खड़ी कर दी हैं? चीफ राहुल, मुझे सचमुच माफ करना। मेरे चाचा अभी वाकई बहुत लापरवाह और असभ्य थे। मैं उनकी तरफ से माफी मांगना चाहता हूँ। राहुल ने शांति से मदन राव को देखा, लेकिन वह अंदर से हैरान था। उनकी आखिरी मुलाकात को ज्यादा समय नहीं हुआ था, फिर भी क्राउन प्रिंस के आसपास की भाग्य ऊर्जा वास्तव में कहीं अधिक घनी हो गई थी। ये बहुत दिलचस्प है।
अगर वह सत्ता में आए तो सौर्य दिव्य साम्राज्य तेजी से विकास और समृद्धि के युग का स्वागत करेगा। इससे पहले कि राहुल कुछ कह पाता, देवेश राव ने नाराजगी भरे भाव से बीच में ही टोक दिया, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम गलत रास्ते पर हो? उसका दिल गुस्से से भर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि युवराज इस समय राहुल की मदद क्यों कर रहे हैं। वह मदन राव के चाचा थे। क्या ये संभव है कि इस युवक की पृष्ठभूमि सचमुच इतनी भयावह थी? फैंगलू की बात सुनकर मदन राव ने उसकी ओर देखा और निर्दयता से कहा, चुप रहो। तुम कौन होते हो मुझे ये कहने वाले? मुझे मेरे असली नाम से बुलाओ। उस समय देवेश राव को ठंडा पसीना आ गया। मदन राव का मतलब बहुत स्पष्ट था। वह सौर्य दिव्य साम्राज्य का युवराज और भावी सम्राट था। सामान्य परिस्थितियों में भले ही वह राजकुमार हो, फिर भी उसे सम्मानपूर्वक युवराज के सामने झुकना पड़ता। हालांकि क्योंकि वे आमतौर पर बहुत सहज थे, इसलिए उन्होंने शाही परिवार के सदस्यों के बीच शिष्टाचार पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इस स्थिति में उनका रिश्ता शून्य और अमान्य था और केवल मदन राव की क्राउन प्रिंस के रूप में स्थिति ही मायने रखती थी। देवेश राव और भी उलझन में था। मदन राव ने राहुल की वजह से उससे इतने कठोर शब्द कहे थे। देवेश राव को हार माननी पड़ी। उसने अपना सिर नीचे किया और मदन राव से कहा, नमस्कार युवराज। उन्होंने आदरपूर्वक सिर झुकाया, लेकिन उनका चेहरा अत्यंत उदास था। विनायक मेहता भी इस समय बहुत हैरान था। उसे अचानक एहसास हुआ कि जिस युवक को उसके आदमियों ने अभी अभी घेर रखा था, वह असल में एक ऐसा अस्तित्व था जिसे वह उकसा नहीं सकता था। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। इस पल उसे बहुत अफसोस हुआ। उसने देवेश राव को दुखी नजरों से देखा। हालांकि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कोई कदम नहीं उठाया था, फिर भी उनकी और उनकी सेना की यहाँ मौजूदगी बहुत कुछ कह रही थी। इस स्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। नमस्कार युवराज, मैं तो बस राजकुमार झांगलू का समर्थन करने यहाँ आया हूँ। इस मामले का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। विनायक मेहता इतना डर गया कि उसके पसीने छूट गए। उसने तुरंत अपनी प्रतिष्ठा बचाने की कोशिश की। कम से कम वह अपनी जान या जनरल का पद तो नहीं गंवाना चाहता था। हा। मदन राव हंसा और उन दोनों को ठंडी निगाहों से घूरने लगा। क्या तुम दोनों को पता भी है कि तुमने आज किसे उकसाया? ये सुनकर वे दोनों तुरंत कांप उठे और बोले, हमें यकीन नहीं है। वह कौन है? ये सुनकर मदन राव उनकी ओर बढ़े और ठंडे स्वर में कहा, वह महान वन्य दिव्य संप्रदाय के बादल आकाश शिखर के प्रमुख हैं। तुम दोनों में वाकई हिम्मत है ना? सबको उकसाने के अलावा तुम्हें एक सर्वोच्च लोक विशेषज्ञ को क्यों उकसाना पड़ा? क्या तुम दोनों पाताल लोक जाने की जल्दी में हो? जब उन्होंने मदन राव को यह बताते सुना कि राहुल कौन था, तो वहां मौजूद सभी लोग अवाक और हैरान रह गए। भाड़ में जाओ, वह युवक वास्तव में तलवार अमर है। वह बहुत छोटा है। उन्होंने लंबे समय से राहुल की प्रसिद्धि के बारे में सुना था, लेकिन बहुत कम लोग थे जो उसे पहचान सकते थे। यही कारण था कि जब उन्होंने मदन राव से राहुल की पहचान के बारे में सुना तो वे बहुत हैरान हो गए। देवेश राव की अभिव्यक्ति राख जैसी हो गई और वह कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़ा। ऐसा नहीं हो सकता। जिस आदमी को मैंने उकसाया वह तो वाकई एक महान क्षेत्र विशेषज्ञ है। उस समय देवेश राव अपना सिर दीवार पर पटकना चाहता था। विनायक मेहता का चेहरा भी बहुत पीला पड़ गया था। वह देवेश राव को इस मामले में घसीटने के लिए पीटना चाहता था। आखिर उसके जैसा स्वर्ग लोक विशेषज्ञ एक सर्वोच्च लोक विशेषज्ञ के खिलाफ क्या करेगा? उस पर अंडे फेंकेगा। वह राहुल के सामने चींटी की तरह था। विनायक मेहता ने मदन राव के सामने घुटने टेक दिए और विनती की, राजकुमार, आपको मुझे बचाना होगा। मुझे माता पिता और बच्चों की देखभाल करनी है और राजकुमार झांगलू ने ही मुझे यहाँ बुलाया था। मुझे नहीं पता था कि ये महान सरदार राहुल हैं। मैं आपसे विनती करता हूँ युवराज, मैंने सौर्य दिव्य साम्राज्य के लिए कई वर्षों तक कड़ी मेहनत की है। आपको मेरी जान बचानी होगी। मेरे पास साम्राज्य को देने के लिए अभी भी बहुत कुछ है। इस समय वह घुटनों के बल गिरकर दया की भीख मांग रहा था। सच कहूं तो अगर उसकी जगह कोई और ऐसा न करे तो मजाक ही होगा। यह जिंदगी और मौत का सवाल था और वैसे भी वह मुख्य अपराधी नहीं था। विनायक मेहता, लीजून को बिना किसी हिचकिचाहट के उसे बेनकाब करते देख देवेश राव ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, विनायक मेहता ने उसे जल्दी से डांट दिया। तुम मेरी आलोचना करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? मैंने तुम्हें अपना अच्छा दोस्त माना है, लेकिन तुमने मुझे यहाँ आत्महत्या करने के लिए बुलाया है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? तुम सपना देख रहे हो। चाहे जो भी हो, वह अभी भी एक सेनापति था जिसके पास सैन्य शक्ति थी। अगर शाही परिवार के किसी सदस्य का बुलावा न होता और ये तथ्य न होता कि उसकी सेना यहाँ तैनात थी, तो वह मदद के लिए आगे न आता। उसी समय स्विट 003 की लाल पोशाक वाली खूबसूरत महिला भी नीलामी घर के अंदर से ये दृश्य देख रही थी। तो वह तलवार अमर है। अनुष्का शर्मा मन ही मन बुदबुदाई। उसे अचानक कुछ याद आया और वह और भी ज्यादा चौंक गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि पूर्वी महाद्वीप में इतने कम समय में एक अद्वितीय प्रतिभा प्रकट हो जाएगी। वह इतनी कम उम्र में ही सर्वोच्च क्षेत्र में पहुंच चुका था। क्या थोड़े और समय के साथ उसके लिए मुहरबंद अमर क्षेत्र तक पहुंचना संभव नहीं होगा? होंगशियू ने खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस ली। युवा मिस, क्या हमें राहुल के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए? हो सकता है कि वह इस अजीब शक्ति की जांच में हमारी मदद कर सके।
उसके बगल में बैठी अधीनस्थ ने अनुष्का शर्मा की ओर देखा और एक सुझाव दिया, लेकिन अनुष्का शर्मा ने सिर हिलाकर जवाब दिया, अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कह सकती हूँ कि हम भविष्य में उससे ज़रूर मिलेंगे। चलो पहले चलते हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वे नीलामी घर से चले गए और गायब हो गए। विनायक मेहता को दया की भीख मांगते देख मदन राव इस समय बेहद गुस्से में था। उसे थोड़ा बुरा भी लगा। हालांकि विनायक मेहता आज वास्तव में गलत थे, लेकिन उनकी लंबी सेवा अवधि और जनरल के रूप में उनकी स्थिति को देखते हुए देवेश राव के कारण हुई किसी घटना के लिए उन्हें बर्खास्त करना अनुचित होगा। मदन राव ने एक लंबी आह भरकर ठंडे स्वर में कहा, विनायक मेहता, मेरा मानना है कि आप भी जानते हैं कि आपकी स्थिति और अधिकार शौर्य दिव्य साम्राज्य से आते हैं। आपको केवल सम्राट की आज्ञा माननी है, राजकुमार झांगलू की नहीं। आज के मामले में मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो तुम्हें साफ पता होना चाहिए कि क्या होगा, है ना? मदन राव की बातें सुनकर विनायक मेहता पसीने से तरबतर हो गया। वह समझ गया कि मदन राव का क्या मतलब था। मदन राव के शब्दों ने निस्संदेह गहरा आघात पहुंचाया था। आखिरकार उसे सम्राट के आदेश का पालन करना था, राजकुमार झांगलू का नहीं। वह एक जनरल थे जिनके पास सैन्य शक्ति थी, लेकिन उन्हें शाही मुहर लगे आदेश के बिना सेना को संगठित करने की अनुमति नहीं थी। यह अधीनस्थ समझता है, विनायक मेहता ने कांपती आवाज में उत्तर दिया। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। यद्यपि वह भयभीत था, फिर भी वह इस बात के लिए बहुत आभारी था कि क्राउन प्रिंस ने इस बार उसे छोड़ दिया। यदि इस बार युवराज ने कोई दया नहीं दिखाई तो न केवल उन्हें जनरल का पद खोना पड़ेगा, बल्कि उनकी जान भी जा सकती है। मदन राव ने विनायक मेहता को घूरा और फिर राहुल के पास लौट आया, ये सोचते हुए कि इस मामले से कैसे निपटा जाए। थोड़ी देर बाद मदन राव ने गंभीरता से कहा, चीफ राहुल, जनरल विनायक मेहता को अपनी गलती का एहसास हो गया है। क्या आप इस बार उन्हें छोड़ सकते हैं? अपनी बात समाप्त करने के बाद मदन राव ने खुशी को आंख मारी। बहन, उद्धरण डॉट 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 तुम्हारे भाई ने पहले तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया था, है ना? मुझे अब तुम्हारी मदद चाहिए। राहुल की शिष्या होने के नाते यह अधिक प्रभावी होगा यदि वही उसे राजी करे। मदन राव इतना चिंतित था कि उसे पसीना आ रहा था। इस स्थिति में युवराज के रूप में उसका दर्जा बेकार था। दरअसल अगर सम्राट स्वयं यहाँ आ भी जाएं तो भी कुछ नहीं बदलेगा। यदि राहुल वास्तव में नहीं चाहता था तो वह बिना किसी परिणाम के उसके अनुरोध को आसानी से अनदेखा कर सकता था। अगर उसकी बहन राहुल की शिष्या न होती तो मदन राव विनायक मेहता को छोड़ने के बारे में सोचता भी नहीं। आखिरकार अगर वह सावधान न रहा तो मुसीबत में पड़ सकता था। खुशी ने अपने भाई के इरादों को देखा और समझ गई कि वह उससे क्या करवाना चाहता था। हालांकि वह अपने शिक्षक के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती थी, फिर भी वह अपने भाई की थोड़ी मदद भी करना चाहती थी। थोड़ी देर बाद खुशी ने राहुल का हाथ खींचा और हिचकिचाते हुए कहा, गुरुजी, हालांकि विनायक मेहता ने इस मामले में हिस्सा लिया था, लेकिन उसने खुलकर कोई कार्रवाई नहीं की। क्या आप उसे इस बार छोड़ सकते हैं? ये सुनकर राहुल ने खुशी के सिर को लाड़ प्यार से सहलाया और जवाब दिया, ठीक है, इस बार मैं मान जाऊंगा। राहुल को विनायक मेहता की जरा भी परवाह नहीं थी। आखिरकार आज के मामले में असली जिम्मेदार तो राजकुमार झांगलू ही था। हालांकि इस समय राहुल ने खुशी को देखा और कहा, जीयुन, दयालु और करुणामय होना वास्तव में एक अच्छा गुण है, लेकिन कभी कभी यह एक बुरी बात भी हो सकती है। मैं आज विनायक मेहता को छोड़ सकता हूं, लेकिन एक बात है जिसके बारे में तुम्हें स्पष्ट होना चाहिए। डॉट डॉट ये सुनने के बाद खुशी ने अपना सिर झुकाकर अपने शिक्षक की ओर देखा। वह कुछ उलझन में थी। क्या है गुरुजी? राहुल ने अपने अगले शब्दों पर स्पष्ट रूप से जोर दिया। ये याद रखो, दुश्मन के साथ सहानुभूति रखना खुद को नुकसान पहुंचाना है। खुशी यह सुनकर कांप उठी। उसने हाँ में सिर हिलाकर इशारा किया कि उसने उसकी बात दिल से मान ली है। साधना का मार्ग पहले से ही बहुत कठिन था। अगर आप किसी शत्रु के प्रति सहानुभूति रखते तो वह अगले ही दिन आपकी पीठ में छुरा घोंप सकता था, या जब वह पर्याप्त शक्तिशाली हो जाता तो दया के बदले बुराई कर सकता था। गुरुजी, मैं समझ गया। ये सुनकर राहुल संतुष्ट हो गया। ये बातें उसके शिष्यों के लिए सीखने के महत्वपूर्ण अवसर थे। किसी भी स्थिति में राजकुमार झांगलू और विनायक मेहता दोनों ही उसके लिए कोई खतरा नहीं थे, और उनके एक हाथ के इशारे से उन्हें अस्तित्व से मिटाया जा सकता था। हालांकि इस परिस्थिति ने उनके शिष्यों को इस दुनिया की बुराइयों को समझने का मौका दिया। उनके दो शिष्य अभी भी बहुत नादान थे। उन्हें यह भी डर था कि वे अपने दुश्मनों के प्रति ज़रूरत से ज़्यादा दयालु हो जाएंगे और खुद को नुकसान पहुंचाएंगे या उनका फ़ायदा उठाया जाएगा। राहुल ने यह बात पूरी करने के बाद भावशून्यता से कहा, तुम्हें खुश होना चाहिए कि जीयुन ने आज तुम्हारे लिए मध्यस्थता की। चलो इस मामले को छोड़ देते हैं। लेकिन वैम्पायर डायरीज के इन 9 दृश्यों ने बढ़ा दी गर्मी। डॉट डॉट राहुल ने राजकुमार झांगलू को घूरते हुए कहा। राहुल ने राजकुमार झांगलू को घूरा और उसके मुंह के कोने सिकुड़ गए। यह आदमी अच्छा भी था और बुरा भी। वह उसे परेशान कर रहा था और उसके लिए मुसीबतें खड़ी करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसी आदमी ने उसे अमीर भी बनाया था। शायद यह उसके लिए और भी ज्यादा पैसे कमाने का मौका था। आखिरकार उसके दरवाजे पर लूटपाट के लिए आना उस आदमी की अपनी ही गलती थी। राहुल कांपते हुए विनायक मेहता के पास गया और उससे कहा, आपको पहले ये जगह छोड़ देनी चाहिए। ये सुनकर विनायक मेहता का चेहरा खुशी से चमक उठा।
उसके दिल पर जो पत्थर सा भारी था वह आखिरकार उतर गया और उसने झट से कहा, शुक्रिया चीफ राहुल, मैं अभी चलता हूँ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, विनायक मेहता अपने सैनिकों के साथ जल्दी से चला गया, एक पल भी रुकने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। भाड़ में जाओ। मदन राव ये दृश्य देखकर हक्का बक्का रह गया। वह इतनी तेजी से भाग गया। सीमाओं की रक्षा करने वाले एक जनरल के रूप में वह वास्तव में एक आपात स्थिति में इतनी जल्दी भाग गए। अगर सीमाएं खतरे में होती तो क्या उन पर सचमुच भरोसा किया जा सकता था? मदन राव को विश्वास नहीं हुआ। हालांकि दूसरे नजरिए से सोचने पर उसे लगा कि यह तो बिल्कुल सामान्य बात है। विनायक मेहता भले ही दुश्मन सेना से न डरता हो, लेकिन एक सर्वोच्च क्षेत्र विशेषज्ञ होना तो अलग बात है। चाहे उसके अधीन कितनी भी सेना हो, एक सर्वोच्च क्षेत्र विशेषज्ञ से लड़ना चट्टान पर अंडे फेंकने से भिन्न नहीं था। यहाँ तक कि एक रहस्यवादी प्रभु क्षेत्र साधक भी शायद बुरी तरह डर जाएगा यदि उसे पता चले कि उसने एक सर्वोच्च क्षेत्र विशेषज्ञ को नाराज कर दिया है। इस समय राहुल मुस्कुराते हुए राजकुमार झांगलू को घूर रहा था। थोड़ी देर बाद उसने कहा, राजकुमार झांगलू, क्या अभी आप बहुत घमंडी नहीं थे? क्या आप मुझे आपके खिलाफ जाने की सजा नहीं देने वाले थे? ये सुनकर देवेश राव ने अपना सिर घुटनों में दबा लिया। उसने हाथ हिलाकर कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं आपके सामने इतना घमंडी कैसे हो सकता हूँ? देवेश राव की इच्छा थी कि वह एक गड्ढा खोदकर उसमें खुद को दफना ले। अगर उसे पता होता कि राहुल एक सर्वोच्च लोक साधक है तो वह ऐसा कभी नहीं करता। आखिरकार वह अभी मरना नहीं चाहता था। देवेश राव को लगा था कि इस बार वो जीत जाएगा। उसे विश्वास था कि अगर वो राहुल को पकड़ लेता है तो वो नीलामी में हारी हुई रकम की भरपाई के लिए उसके परिवार को ब्लैकमेल कर सकेगा। हालांकि राहुल की पहचान ने इसे असंभव बना दिया। अगर राहुल को पकड़ा भी जा सकता था तो क्या वह महान वन्य क्षेत्र के दिव्य संप्रदाय को ब्लैकमेल करने वाला था? नरक नहीं। राहुल ने भौहें चढ़ाईं और अप्रिय स्वर में कहा, ओह, क्या ऐसा है? आपने अभी ऐसा नहीं कहा था। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। चीफ राहुल, मुझे सचमुच माफ करना। मुझे कुछ और पता नहीं था और मैंने आपको नाराज कर दिया। कृपया अपनी मांग बताएं। चाहे जो भी हो, मैं इस अपराध की भरपाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप मुझ पर दया करेंगे और मुझे जाने देंगे। मुझे सचमुच बहुत दुख है। देवेश राव की आंखों में आंसू आ गए थे। इस बार उसने सचमुच भालू को धक्का दिया था। ये सुनकर राहुल को पता चल गया कि उसके लिए बड़ी कमाई करने का अवसर आ गया है। यह अभागा राजकुमार सचमुच धन का देवता था। एक क्षण की चुप्पी के बाद राहुल ने कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपने अभी अभी नीलामी की कई वस्तुओं की बोलियां जीती हैं, है ना? उसके शब्दों का अर्थ स्पष्ट था और देवेश राव ने तुरंत नीलामी में जीती हुई वस्तुएं निकाल लीं। चीफ राहुल, ये नीलामी की चीजें हैं। इसे मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा समझिए। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, देवेश राव ने दोनों हाथ बढ़ाकर राहुल को वह भंडारण बैग सौंप दिया जिसमें सामान था। उसका दिल बहुत दुखा। ये चीजें उसकी मेहनत की कमाई से खरीदी गई थीं, फिर भी उसके इस्तेमाल से पहले ही ये किसी और को सौंप दी गईं। हालांकि इस दुर्दशा के लिए वह केवल खुद को ही दोषी ठहरा सकता था, खुद को और अपने घमंड को। राहुल जैसा विशेषज्ञ इस धर्मनिरपेक्ष दुनिया में क्यों है? क्या उसे क्लाउड स्काई शिखर पर एकांत में साधना नहीं करनी चाहिए थी? देवेश राव के पास कई शिकायतें थीं, लेकिन वह उन्हें व्यक्त नहीं कर सका। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वीरेंद्र शुरू में इस व्यक्ति के प्रति इतना सुरक्षात्मक था। यह अकारण नहीं था। एक सर्वोच्च क्षेत्र विशेषज्ञ अपने हाथ की एक लहर से उससे और साम्राज्य दोनों से निपट सकता था। राहुल अभी भी शांति से मुस्कुरा रहा था। उसने देवेश राव से स्टोरेज बैग लिया और उसे देखा। उसे एहसास हुआ कि नीलामी में रखी ज्यादातर चीजें इस अमीर राजकुमार ने खरीद ली थीं। ठीक है, चूंकि तुम जियुन के चाचा हो और तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए मैं तुम्हें आज छोड़ दूंगा। ये सुनकर देवेश राव के दिल का तनाव आखिरकार कम हो गया। उसके कपड़े पहले से ही ठंडे पसीने से भीगे हुए थे। वह पहले से ही अपनी युवावस्था से गुजर चुका था, लेकिन ये पहली बार था जब उसने आज की तरह बेशर्मी से क्षमा मांगी थी। जब उसने खुशी को राहुल के बगल में खड़ा देखा तो उसका दिल और भी कड़वा हो गया। अगर उसने शुरू से ही खुशी पर ध्यान दिया होता तो बात इतनी आगे नहीं बढ़ती। ये सोचकर देवेश राव फूट फूट कर रोने लगा। उसने आज सचमुच बहुत कुछ खो दिया था। उसे यह क्यों मानना पड़ा कि वह नौकर थी? ये तथ्य की खुशी राहुल का शिष्य था, शाही परिवार में आम ज्ञान था, क्योंकि यह एक बड़ी बात थी। अपने घमंड और लापरवाही के लिए वह केवल स्वयं को ही दोषी मानता था। राहुल ने देवेश राव के कंधे पर थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा, कुछ ऐसा है जो तुम्हें पता होना चाहिए। चीफ राहुल, मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। दरअसल नीलामी में जीती ज्यादातर चीजें मेरी हैं। एक तरह से मुझे इतना सारा पैसा खर्च करने के लिए देने के लिए आपको शुक्रिया अदा करना होगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, राहुल जोर से हंसे बिना न रह सका। फिर वह अपने दोनों शिष्यों के साथ चला गया और अभागे राजकुमार झांगलू को वहीं छोड़ गया। ये सुनते ही देवेश राव को लगा जैसे दुनिया घूम गई हो। जमीन पर गिरने से पहले वह कुछ बार खांसा। प्रिंस झांगलू, उसके सुरक्षाकर्मी उत्सुकता से उसकी सहायता करने के लिए दौड़े। उस पल देवेश राव को ऐसा लगा जैसे उसके दिल में किसी बड़ी कील ठोक दी गई हो। वह इतना गुस्से में था कि लगभग बेहोश हो गया। जो पैसा उसने इतनी मेहनत से बचाया था वह यूं ही दे दिया गया।
राहुल पूरे समय उसे मूर्ख बना रहा था। वह जानबूझकर कीमत बढ़ा रहा था, इसीलिए वह उसे उकसाता रहा। इसके अलावा उसने राहुल की धुन पर एक बेवकूफ़ की तरह नृत्य किया था, और जब उसने बोली जीती थी तो वह खुश भी हुआ था। वह सचमुच मूर्ख था। अपने अहंकार के कारण वह सचमुच धोखा खा गया था। जब देवेश राव को होश आया तो उसने महसूस किया कि पूरी दुनिया धूसर हो गई है। सौभाग्य से इन खजानों ने कम से कम उसकी जान तो बचा ली, वरना वह अभी यहीं मर जाता। राहुल ने जानबूझकर रुककर मदन राव के पास से गुजरते हुए कहा, त्यानई, तुम काफ़ी सक्षम हो। मुझे लगता है कि तुम्हारे नेतृत्व में सौर्य दिव्य साम्राज्य को उभरने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। राहुल की बातें सुनकर मदन राव भी बहुत उत्साहित हुआ। उसने कहा, धन्यवाद चीफ राहुल, आप मुझे बहुत अच्छा समझते हैं। राहुल ने सिर हिलाया, फिर वीरेंद्र की ओर देखते हुए कहा, इस बार तुम्हारी बदौलत मामला सुलझ गया। अगर तुम्हारी मदद न होती तो मुझे कार्रवाई करनी पड़ती। राहुल की बातें सुनकर वीरेंद्र असहाय होकर मुस्कुराया। सर, कृपया मुझे डराएं नहीं। हालांकि उन्हें इस बात पर खुशी है कि स्थिति और अधिक नहीं बिगड़ी। सर, मैं नीलामी से मिले पैसे जड़ी बूटियों के साथ क्लाउड स्काई पीक भेज दूंगा। क्या ये ठीक है? विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। जरूर, तो फिर हम पहले निकलेंगे। ये कहने के बाद राहुल सुप्रिया और खुशी को अपने साथ ले आया और अमर दिव्य संप्रदाय की ओर उनकी यात्रा शुरू हुई। काफी समय बीत चुका था, इसलिए उसे यकीन नहीं था कि वहां की स्थिति सुलझ गई है या नहीं। अगर वे लड़ाई खत्म कर चुके होते तो शायद वे सिर्फ कूड़ा कचरा ही उठा पाते और सफाई का काम ही कर पाते। फिर भी यदि लड़ाई समाप्त नहीं हुई होती तो ये यात्रा सार्थक होती। इस समय अमर दिव्य संप्रदाय पहले से ही आग की चपेट में था। दारा सिंह दहाड़ा, जाओ, उन सबको मार डालो। यह आदेश सुनते ही संप्रदाय के कई साधकों ने आक्रमण शुरू कर दिया, जिससे संप्रदाय की संरक्षक संरचना बिखर गई। जब ऐसा हुआ तो संप्रदाय के सभी साधक, जिन्होंने अमर दिव्य संप्रदाय को घेर रखा था, आक्रमण कर दिए। हालांकि इससे पहले कि वे अंदर पहुंच पाते, अमर दिव्य संप्रदाय का संरक्षक जानवर जाग उठा। वह एक किलिन का वंशज था। कुछ ही क्षणों बाद वह भयंकर गर्जना करते हुए आने वाले किसानों से मिलने के लिए दौड़ा। दुष्ट प्राणी! दारा सिंह ने तुरंत हमला बोल दिया। महान विनाश तकनीक का इस्तेमाल करते हुए उसने किलिन को अपने क्षेत्र में खींच लिया, जिससे उसके हमले काफी कमजोर हो गए। ओह! किलिन ने फिर से दहाड़ लगाए और फिर अपने खुरों से दारा सिंह को मारने की कोशिश की। दारा सिंह को इससे जरा भी डर नहीं लगा और उसने अपनी तलवार खींचकर उस पर एक और हमला बोल दिया। जैसे ही दोनों ने संपर्क किया, दारा सिंह की तलवार से किलिन का खुर काट दिया गया। वह तो एक महान क्षेत्र विशेषज्ञ भी है। सभी लोग आश्चर्य से मुंह खोले खड़े हो गए। इस क्षण उन्हें अंततः पता चला कि दारा सिंह सर्वोच्च लोक में पहुंच गई थी। यहाँ तक कि ग्रैंड मास्टर भीमसेन भी बहुत हैरान था। वास्तव में दारा सिंह बहुत समय पहले ही सर्वोच्च क्षेत्र में पहुंच चुका था, लेकिन उसने कभी इसका खुलासा नहीं किया था। यहाँ तक कि जब प्राचीन कब्र खोली गई तब भी उन्होंने अन्वेषण में भाग नहीं लिया था, बल्कि उन्होंने एकांत में अपनी साधना को जारी रखने का विकल्प चुना था। हालांकि इस समय वह अपनी साधना के स्तर को छिपा नहीं रहा था। धत्तेरी की! अमर दिव्य संप्रदाय के एक गुप्त कमरे से सफेद बालों से भरे सिर वाला एक बूढ़ा आदमी उन्मत्ततापूर्वक आकाश में उड़ गया। जब उसने महान वन्य दिव्य संप्रदाय के लोगों को अपने संप्रदाय के साधकों को मारते देखा तो वह क्रोधित हो गया। आओ ले, तुम्हें मेरे अमर दिव्य संप्रदाय पर आक्रमण करने का साहस कैसे मिला? बूढ़ा आदमी बहुत क्रोधित और उलझन में था। दारा सिंह और महान वन्य क्षेत्र के दिव्य संप्रदाय की सेनाएं अचानक यहाँ क्यों आ गईं? वह कई वर्षों से एकांत में साधना कर रहे थे और उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है। यदि ये तथ्य न होता कि अमर दिव्य संप्रदाय पर आक्रमण हो रहा था तो वह स्वयं को प्रकट न कर पाता। इस बूढ़े आदमी को देखकर दारा सिंह की अभिव्यक्ति बदल गई। ये बूढ़ा आदमी अभी भी जीवित था। ग्रैंडमास्टर भीमसेन भी उतना ही हैरान था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वे इस व्यक्ति के लिए कोई अजनबी नहीं थे। उस समय जब अमर दिव्य संप्रदाय ने दारा सिंह के साथ लड़ाई की थी और दारा सिंह ने भी संप्रदाय पर हमला किया था, इस बूढ़े व्यक्ति की उपस्थिति के कारण ही मामला दबा दिया गया और हल हो गया। ये व्यक्ति कुलदीप आर्या था, जो ग्रैंडमास्टर भीमसेन की ही पीढ़ी का साधक था। वह एक मध्य स्तरीय सर्वोच्च लोक साधक था, जिसे बहुत भयानक माना जाता था। उस समय शायद केवल सरदार रघुवीर ही उसे हरा सकता था। किसी और की हिम्मत नहीं थी कि उससे लड़े। दारा सिंह ने उस समय अमर दिव्य संप्रदाय पर हमला करने का साहस किया था, जिसका कारण प्रमुख रघुवीर का समर्थन था। हालांकि अब जब प्रमुख रघुवीर यहाँ नहीं थे तो महान जंगल दिव्य संप्रदाय में कोई भी ऐसा नहीं था जो कुलदीप आर्या को हरा सके। जब उसने यहाँ आकर अमर दिव्य संप्रदाय का सफाया करने की योजना बनाई थी तो दारा सिंह ने गलती से मान लिया था कि कुलदीप आर्या बहुत पहले मर चुका है। किसने सोचा होगा कि वह बूढ़ा आदमी अभी भी जिंदा और स्वस्थ है। इसके अलावा इस स्थिति में बीच में रुकना थोड़ा मुश्किल था। ग्रैंडमास्टर भीमसेन दारा सिंह के पास गया और धीरे से बोला, दारा सिंह, हम इस मामले को यहीं क्यों नहीं छोड़ देते? आखिरकार ये बूढ़ा आदमी वाकई बहुत ताकतवर है और मेरा बड़ा भाई रघुवीर अब हमारे बीच नहीं है। ये सुनकर दारा सिंह बहुत अनिच्छुक था, खासकर यह याद करने के बाद कि जयवीर को इन लोगों ने मार डाला था। उसकी मुट्ठियां कसकर भींची हुई थीं। इसके बारे में सोचना भी मत। आज का मामला यहीं खत्म नहीं होगा।
जयवीर का बदला लेने के लिए हमें अमर दिव्य संप्रदाय से सभी को मिटा देना होगा। कुलदीप आर्या को प्रकट होते देखने के बाद भी दारा सिंह पीछे नहीं हटा, उसकी आभा एक बार फिर बढ़ गई। कुलदीप आर्या, तुम बूढ़े कुत्ते, बेकार में बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाहे कुछ भी हो, मैं आज अमर दिव्य संप्रदाय को नष्ट करके ही रहूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, दारा सिंह ने तुरंत अपना हमला शुरू कर दिया। कुलदीप आर्या ये देखकर पूरी तरह से हैरान रह गया। केवल 100 वर्ष ही बीते थे, फिर भी उस समय का वह युवा बालक पहले ही परमलोक में पहुंच चुका था। हालांकि जब उन्हें पता चला कि उनके संप्रदाय के साधकों का अभी भी वध किया जा रहा है, तो वे क्रोध से कांप उठे। उसने हथेली के प्रहार से दारा सिंह को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और क्रोधित होकर पूछा, दारा सिंह, हमारे संप्रदायों में तो कोई दुश्मनी नहीं दिखती, फिर तुम हम पर हमला क्यों कर रहे हो? उस समय का मामला तो सुलझ चुका है, क्या तुम्हें बदले का डर नहीं है? हा, प्रतिशोध, अगर मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। वैसे भी यह मामला तुम्हारे संप्रदाय की वजह से शुरू हुआ है। आपके लोगों ने हमारे संप्रदाय के अनुयायियों को परेशान किया और मेरे छोटे भाई को भी क्रूरतापूर्वक मार डाला। ये कहने के बाद दारा सिंह को और भी अधिक दुख और आक्रोश महसूस हुआ और वह एक ऐसी अभिव्यक्ति के साथ दहाड़ा जो हत्या के इरादे से भरी हुई थी। चाहे कुछ भी हो, मुझे आज तुम सबको मारना ही होगा। क्या ये सुनकर कि उसके संप्रदाय के किसी व्यक्ति ने वास्तव में दारा सिंह के छोटे भाई की हत्या कर दी है, कुलदीप आर्या का चेहरा पीला पड़ गया। उस व्यक्ति ने अपने किस छोटे भाई की हत्या की? कुलदीप आर्या का मन किया कि उस आदमी को घसीटकर बाहर ले जाए और उसे खूब डांटे। कौन इतना दुस्साहस कर रहा था कि अमर दिव्य संप्रदाय के लिए इस तरह मुसीबत खड़ी कर दे? अतीत में अमर दिव्य संप्रदाय के किसी व्यक्ति ने दारा सिंह के एक शिष्य को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। परिणामस्वरूप दारा सिंह बदला लेने के लिए अमर दिव्य संप्रदाय के पास आया था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। दारा सिंह पर नजर रखने के लिए प्रमुख रघुवीर भी मौजूद थे। सौभाग्य से वह मामला अंततः सुलझ गया। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से दारा सिंह से माफी मांगी और अपने शिष्य की चोटों को भी ठीक किया। हालांकि संप्रदाय के किसी व्यक्ति ने दारा सिंह के एक छोटे भाई को मार डाला था। इस बार शायद इससे निपटना इतना आसान नहीं होगा। कुलदीप आर्या गुस्से से भर गया। पीछे धकेले जाने के बावजूद दारा सिंह नहीं रुका। उसने अपनी तलवार फिर से अमर दिव्य संप्रदाय की एक चोटी पर घुमाई। कुलदीप आर्या ने हमले को टाल दिया और तुरंत मामले को सुलझाने की कोशिश की। दारा सिंह, क्या तुम एक पल के लिए रुक सकती हो और मुझे ये समझने दो कि क्या हो रहा है? मैं निश्चित रूप से इस मामले की उचित जांच करूंगा और उस व्यक्ति को जवाबदेह ठहराऊंगा। वर्तमान स्थिति अमर दिव्य संप्रदाय के लिए बहुत खतरनाक थी। उसे दारा सिंह द्वारा रोका जा रहा था और ग्रैंड मास्टर भीमसेन उसे करीब से देख रहा था, इसलिए उसके पास संप्रदाय के शिष्यों को बचाने का कोई रास्ता नहीं था। कुलदीप आर्या का गुस्सा भी भड़क उठा। वह समझौता करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि दारा सिंह रुकने वाली नहीं थी। हर कोई उनके शानदार प्रदर्शन को देख रहा था। धिक्कार है दारा सिंह, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरता हूं? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एक मध्य स्तरीय सर्वोच्च क्षेत्र विशेषज्ञ ने पूर्ण बल के साथ हमला कर दिया, जिससे दारा सिंह को कई कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। दारा सिंह, अगर रघुवीर न होता तो क्या तुम आज भी जीवित होते? कुलदीप आर्या ने फिर क्रूरता से कहा, उसकी कब्र से 10 मीटर से अधिक ऊंचा एक पेड़ उगाया होगा, है ना? मैं आखिरी बार यही कहूंगा, अभी यहां से चले जाओ, मैं इस मामले को यहीं छोड़ दूंगा, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। कुलदीप आर्या का दिल दुख गया जब उसने अपने संप्रदाय के साधकों को अपने सामने एक के बाद एक मारे जाते देखा। इस संप्रदाय को स्थापित करने और विकसित करने में कितना समय लगा। संप्रदाय की नींव अभी उसकी आंखों के सामने गिराई जा रही थी। संप्रदाय के कई साधक पहले ही मारे जा चुके थे और उनकी रक्षा के लिए कोई विशेषज्ञ भी मौजूद नहीं था। कुलदीप आर्या अकेला था और उसे दारा सिंह ने रोक रखा था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो अमर दिव्य संप्रदाय देर सवेर नष्ट हो जाएगा। स्थिति को देखते हुए कुलदीप आर्या के पास समझौता करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। भले ही उनके पास पहले से ही बड़ी संख्या में हताहत लोग थे, लेकिन अगर वह दारा सिंह को अब छोड़ने के लिए राजी कर सके तो ये पूरी तरह से नष्ट होने से बेहतर था। इस समय दारा सिंह ग्रैंड मास्टर भीमसेन के पास गया। उसके चेहरे पर असामान्य रूप से गंभीर भाव थे। कुलदीप आर्या के साथ हुई कुछ चालों के बाद उसे अंदाजा हो गया था कि कुलदीप आर्या कितनी ताकतवर है। जैसे ही वह कुलदीप आर्या के साथ वाक्युद्ध जारी रखने वाला था, एक आवाज सुनाई दी, वरिष्ठ भाई दारा सिंह, मैं यहाँ हूँ। दारा सिंह ने पीछे मुड़कर देखा और आश्चर्यचकित होकर देखा कि जयवीर जितनी तेजी से उड़ सकता था उड़ रहा था। ये देखकर महान वन्य क्षेत्र के दिव्य संप्रदाय के सभी साधक जो अभी भी लड़ रहे थे अचंभित रह गए। ओह, क्या वह भूत है? दारा सिंह भी बहुत हैरान हुआ। उसने अविश्वास से जयवीर को घूरते हुए पूछा, छोटे भाई जयवीर, तुम अभी भी जिंदा हो? क्या ये सच था? आखिरकार उसने अपनी आंखों से जयवीर की जीवन शक्ति को कम होते देखा था। क्या उसे मरना नहीं चाहिए था? वह यहाँ क्यों था और वह बिल्कुल ठीक क्यों दिख रहा था? न केवल वह जीवित हो गया बल्कि उसकी साधना भी बढ़ गई और वह ऐसा लग रहा था मानो वह 10 वर्ष छोटा हो गया हो। क्या हो रहा था? जैसे ही वह दारा सिंह के पास पहुंचा, जयवीर ने जल्दी से उन्हें बताया कि उसके साथ पहले क्या हुआ था।
वरिष्ठ भाई और कनिष्ठ भाई राहुल ने मुझे अमरता प्रदान करने वाली एक गोली दी। इसी तरह मैं पुनर्जीवित हो पाया और इस प्रक्रिया में मुझे कई लाभ भी प्राप्त हुए। यह चीफ राहुल ने चीफ जयवीर को बचाया। महान वन्य दिव्य संप्रदाय के सभी लोग स्तब्ध रह गए। स्वर्ग, चीफ राहुल सच में इतना अमीर था। उसने सचमुच अमरता की गोली दे दी। और क्या वे दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं थे? जिसे भी मधुमेह है उसे यह अध्ययन करना चाहिए, मदद मिल सकती है। प्रश्नवाचक चिन्ह। इस समय दारा सिंह भी बहुत हैरान थी। राहुल इतना उदार क्यों होगा कि जयवीर को बचाने के लिए वास्तव में एक अमर श्रेणी की रिकवरी गोली ले लेगा? वह उन दोनों के बीच के मनमुटाव से भी वाकिफ थे और दोनों के बीच अनगिनत वर्षों से यह मनमुटाव चल रहा था। सभी लोगों में से राहुल आखिरी व्यक्ति होना चाहिए था जो जयवीर को बचाने के लिए इतनी कीमत चुकाने को तैयार था। तो फिर वह गोली कितनी अद्भुत थी। उसने तो जयवीर को भी जिंदा कर दिया। जयवीर के प्रकट होने के बाद लड़ाई अचानक रुक गई क्योंकि हर कोई उसे चकित होकर देख रहा था। कुलदीप आर्या का चेहरा तब काला पड़ गया जब उसे अंततः पता चला कि क्या हुआ था। तुम लोग कमाल के हो। आखिरकार तुम मेरे संप्रदाय पर हमला करने का कोई बहाना ही तो ढूंढ रहे थे, है ना? कुलदीप आर्या, जिसने शुरू में सोचा था कि वह गलत है, गुस्से से भर गया क्योंकि जयवीर, जिसे मृत मान लिया गया था, अभी भी स्वस्थ और हृष्ट-पुष्ट था। हालात अचानक बदल गए थे। दारा सिंह, मैं आज तुम्हें जरूर सबक सिखाऊंगा और तुम्हें दिखाऊंगा कि अमर दिव्य संप्रदाय को कभी भी उकसाया नहीं जाना चाहिए। इन शब्दों के साथ कुलदीप आर्या तुरंत हवा में उड़ गया और आकाश में घने काले बादल छा गए। बूम बूम बूम, बैंगनी रंग की बिजली चमकी और किलिन, जिसका बायां खुर कट गया था, तुरंत ठीक हो गया और कुलदीप आर्या के नीचे प्रकट हुआ। इसके बाद कुलदीप आर्या किलिन की पीठ पर उतरे और उनसे इतनी भयानक आध्यात्मिक शक्ति निकली कि आसपास का वातावरण कांप उठा। शट अप! दारा सिंह का चेहरा पीला पड़ गया। ऐसा लग रहा था कि कुलदीप आर्या आज उनसे मरते दम तक लड़ने पर आमादा था। वह बिना किसी हिचकिचाहट के मुड़ा और चिल्लाया, सब लोग मेरा आदेश मानो, ये जगह छोड़ दो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, दारा सिंह ने एक जेड पत्थर निकाला जो 7 रंगों वाला प्रकाश उत्सर्जित कर रहा था और उसे सक्रिय कर दिया। महान वीरानी तकनीक। इस परिचित प्रकाश को देखकर महान वन्य क्षेत्र के दिव्य संप्रदाय के साधक बहुत हैरान हुए। आखिरकार दारा सिंह को इस पत्थर का इस्तेमाल किए हुए काफी समय हो गया था। पहले के पूर्ण विपरीत, दारा सिंह ने वास्तव में 7 रंगों वाले दिव्य प्रकाश को सक्रिय करने के लिए ग्रेट डेसोलेशन जेड पत्थर के एक टुकड़े का उपयोग किया। महान विनाश जेड पत्थर द्वारा संवर्धित उसके हमलों की शक्ति 100 गुना बढ़ गई। यहाँ तक कि ग्रैंड मास्टर भीमसेन को भी यह महसूस हुआ तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ये देखने के बाद कि 2 सर्वोच्च क्षेत्र विशेषज्ञों ने पहले ही लड़ाई शुरू कर दी है, कमजोर साधक गोलीबारी में फंसने से बचने के लिए पीछे हटने लगे। विस्मयादिबोधक चिन्ह। कुलदीप आर्या के जोरदार हमलों के बावजूद दारा सिंह को जरा भी डर नहीं लगा। आखिरकार जो हो चुका था सो पछतावे की कोई गुंजाइश नहीं थी। दोनों संप्रदायों के बीच पहले से ही विद्यमान मतभेदों को सुलझाया नहीं जा सका। धमाका! कुलदीप आर्या ने अपने शरीर की सारी शक्ति जुटाई और उसे किलिन के शरीर में डाल दिया, जिससे उसे और भी अधिक शक्तिशाली हमला करने में मदद मिली। किलिन के दहाड़ने के बाद उसने एक और अत्यंत शक्तिशाली हमला किया। हर कोई उनके शानदार प्रदर्शन को देख रहा था। इस समय दारा सिंह भी जोर से चिल्लाया, दबाओ। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, उन्होंने पूरी शक्ति से महान विनाश को सक्रिय कर दिया, जिससे आक्रमण विफल हो गया। युद्ध की शुरुआत से लेकर अब तक दोनों पक्षों में ये तय नहीं हो पाया था कि कौन ज्यादा शक्तिशाली है। ये तथ्य कि दारा सिंह कुलदीप आर्या का प्रतिरोध कर सका जबकि कुलदीप आर्या उससे ज्यादा शक्तिशाली था, दर्शाता है कि महान विनाश तकनीक कितनी शक्तिशाली थी। इसके अलावा महान विनाश तकनीक अपनी पूरी अवस्था में नहीं थी। यदि वह संपूर्ण महाविनाश तकनीक को एक साथ जोड़ सके तो निश्चित रूप से इसे पूर्वी महाद्वीप में सबसे मजबूत साधना तकनीक माना जाएगा। दर्जनों आदान प्रदान के बाद दारा सिंह को लगा कि अपनी कमजोर साधना के कारण वह ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। उसका मुकाबला न सिर्फ कुलदीप आर्या से था बल्कि किलिन से भी था। हे दारा सिंह, तुम अपनी सीमा के करीब पहुंच रहे हो, है ना? हमारी ताकत में जो अंतर है उसे आप सिर्फ इसलिए नहीं पाट सकते कि आपके पास महान विनाश तकनीक है। आपको अपने आप को अगले जीवन के लिए तैयार करना चाहिए। कुलदीप आर्या ने ढिठाई से हंसते हुए कहा कि जीत निकट है। अब जब बात यहां तक पहुंच गई है तो भले ही ग्रैंड मास्टर भीमसेन और जयवीर उस पर हमला करने के लिए सेना में शामिल हो जाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे नहीं, वरिष्ठ भाई एयो के हारने की संभावना है। जयवीर मदद करने के लिए गुप्त रूप से शक्ति जमा कर रहा था। हालांकि इस समय एक विशाल तलवार आकाश से कुलदीप आर्या पर उतरी, जिसमें भयानक तलवार की मंशा थी। कुलदीप आर्या का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया क्योंकि वह बच निकला। उसके पैरों के नीचे मौजूद किलिन उस विशाल तलवार का प्रतिरोध नहीं कर सका और हिंसक मौत मर गया। उसका दिल कांप उठा। क्या ये दिव्य श्रेणी की तलवार है? साधारण और प्राचीन दिखने वाली तलवार ने सभी के दिलों की धड़कनें बढ़ा दी और एक क्षण के लिए ऐसा लगा जैसे तलवार ही इस दुनिया में एकमात्र चीज है। आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगीं और बिजली चमकने लगी। हवा में हत्या का डर छा गया।
गॉडस्वॉर्ड प्रकट हो चुका था और यहाँ तक कि मध्य स्तरीय सर्वोच्च क्षेत्र विशेषज्ञ कुलदीप आर्या भी इतना स्तब्ध था कि हिल भी नहीं पा रहा था। ये तलवार किस विशेषज्ञ की है? सभी लोग तलवार के मालिक को ढूंढने के लिए आकाश में खोज करने लगे। कुलदीप आर्या किलिन की मृत्यु से भयभीत था। डॉट 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 क्या अमर दिव्य संप्रदाय आज नष्ट होने के लिए अभिशप्त है? भले ही वह इस मामले में अनिच्छुक महसूस करता था, लेकिन वह जानता था कि यह तलवार ऐसी चीज नहीं थी जिसके खिलाफ वह लड़ सके। मालिक ने अभी तक स्वयं को प्रकट भी नहीं किया था, फिर भी तलवार ने उसे दबा दिया था। दारा सिंह और अन्य लोग भी इसी तरह हैरान थे। क्या ये विशेषज्ञ उनकी मदद करने के लिए यहाँ था? वह कौन था? दिव्य श्रेणी की तलवार रखने वाला एकमात्र व्यक्ति राहुल था और उन सभी ने क्लाउड हेवन तलवार देखी थी। ये निश्चित रूप से वही तलवार नहीं थी। जब सब लोग इस बारे में उत्सुक थे, तभी सफेद वस्त्र पहने एक सुंदर आदमी प्रकट हुआ। वह देव तलवार पर उतरा, जो फिर धीरे धीरे नीचे उतरी। राहुल शांत था और कुलदीप आर्या को उपहासपूर्ण नजरों से देख रहा था। हाँ, यह अच्छी बात है कि मैं समय पर आ गया, उसने स्थिति को देखते हुए खुद से कहा। अग्नि भयंकर फीनिक्स की दिव्य शक्ति सचमुच बहुत शक्तिशाली थी। इसकी मदद से उसने आधे दिन में इतनी लंबी दूरी तय कर ली थी। यह असंभव था कि पूर्वी महाद्वीप में अब कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो उसके साथ कदमताल कर सके। राहुल को यहाँ देखकर सभी के होश उड़ गए। हे भगवान, क्या ये तलवार सचमुच उसकी है? जल्दी मुझे एक थप्पड़ मार और इस सपने से जगा दे। क्या उसके पास सचमुच 2 दिव्य श्रेणी की तलवारें हो सकती हैं? जयवीर को भी इस समय बहुत धक्का लगा। वह मन ही मन शुक्रगुजार भी था कि उनके रिश्ते पहले से बेहतर हो गए हैं, वरना शायद किसी समय उसकी भी पिटाई हो जाती। अरे, मैं अपनी तुलना इस आदमी से बिल्कुल नहीं कर सकता, वरना मैं ईर्ष्या से मर जाऊंगा, जयवीर ने मन ही मन सोचा। राहुल अभी भी ईश्वर तलवार पर मंडराते हुए अपने आसपास की स्थिति पर नजर रख रहा था। फिर उसने हाथ हिलाया और अपने दोनों शिष्यों को अपनी ओर बुला लिया। तुम दोनों अपने योद्धा चाचा के पास चले जाओ और वहीं रहो, इधर उधर मत भटकना। ठीक है, हम समझ गए। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। सुप्रिया और खुशी ने सिर हिलाया। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। आखिरकार वे इस पूरे समय अपने शिक्षक के साथ यात्रा कर रहे थे। हालांकि जिस गति से वे उड़ रहे थे वह बहुत भयानक थी। यह एक ऐसा अनुभव था जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया था और यात्रा के बाद उन्हें थोड़ा चक्कर भी आया। अपने 2 शिष्यों को सुरक्षित स्थान पर जाते देखने के बाद राहुल ने अपनी नज़रें कुलदीप आर्या पर टिका दी। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप कौन हैं? कुलदीप आर्या का चेहरा खून से सना हुआ था और उसके पैर कांप रहे थे। उसे राहुल से खतरे का गहरा एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वह उस समय चीफ रघुवीर के सामने खड़ा हो। राहुल ने सरलता से उत्तर दिया, मैं महान निर्जन दिव्य संप्रदाय के प्रमुख रघुवीर का शिष्य हूं और क्लाउड स्काई पीक के वर्तमान प्रमुख राहुल हूं। ये परिचित नाम सुनकर कुलदीप आर्या का दिल कांप उठा। आप रघुवीर के शिष्य हैं? कुलदीप आर्या बिना पलक झपकाए अपने सामने खड़े युवक को देखता रहा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यह युवक रघुवीर का शिष्य होगा। उन्होंने ये भी महसूस किया कि इस युवक में खतरे की भावना उस समय रघुवीर की तुलना में अधिक खतरनाक थी। कुलदीप आर्या को तो रघुवीर ने पहले ही दबा दिया था। क्या अब रघुवीर के शिष्य भी उसे दबाने वाले थे? जितना ज्यादा वह इसके बारे में सोचता उतना ही ज्यादा अनिच्छुक होता जाता। कुलदीप आर्या पहले से ही दांत पीस रहा था और उसकी आभा और भी ज्यादा तेज हो गई थी। उसे जो शर्म और शर्मिंदगी महसूस हो रही थी वह असहनीय थी। वह हार मानने को तैयार नहीं था, इसलिए उसने अपने शरीर की सारी आध्यात्मिक शक्ति को प्रवाहित कर दिया। एक जोरदार धमाके के साथ आकाश में बैंगनी रंग की बिजली कौंधी। क्या ये स्वर्ग स्तर की दिव्य शक्ति है? भीड़ हैरान हो गई और उसकी ओर देखने लगी। बैंगनी बिजली के प्रकट होते ही कुलदीप आर्या की आभा में भारी परिवर्तन आ गया, मानो वह पूरी तरह से अलग व्यक्ति बन गया हो। उसके हाथ धीरे धीरे हिल रहे थे और उसके चारों ओर बिजली चमक रही थी। कुछ ही क्षणों बाद अनगिनत बिजली की चमक गिरी और उसके चारों ओर एक आकृति बन गई। मुझे परवाह नहीं है कि आप कौन हैं, लेकिन चूंकि आपने मेरे अमर दिव्य संप्रदाय पर आक्रमण करने का साहस किया है, इसलिए मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि यह आपका दफन स्थान बन जाए। बिजली के निर्माण की सहायता से कुलदीप आर्या से निकलने वाली आभा और भी अधिक भयावह हो गई, जिससे आसपास के सभी लोग तुरंत पीछे हटने पर मजबूर हो गए। हालांकि राहुल अभी भी गॉडस्वॉर्ड पर मजबूती से खड़ा था। वह शांत भाव से आगे बढ़ा और कुलदीप आर्या द्वारा बनाए गए बिजली के समूह में घुस गया। अच्छा, मुझे वह शक्ति दिखाओ जिसने तुम्हें ऐसे शब्द कहने का साहस दिया। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, राहुल ने अपनी असीम हथेली तकनीक को सक्रिय कर दिया और उसके सामने एक विशाल हथेली की छाप घनीभूत हो गई। अगले ही क्षण एक लंबा बिजली का ड्रैगन संघनित हुआ और सीधे उस हथेली के निशान पर हमला किया जिसे राहुल ने संघनित किया था। धमाका! एक तेज गर्जना के साथ ऊर्जा की तरंगें उठी, लेकिन हवा में मंडरा रहे दोनों व्यक्ति अभी भी स्थिर खड़े थे, एक कदम भी पीछे नहीं हटे थे। राहुल भी गंभीर होने लगा। उसने हाथ बढ़ाकर अपने आसपास की बिजली को छुआ और मन ही मन सोचा, ये बिजली की संरचना वाकई बहुत शक्तिशाली है। कुलदीप आर्या ने जिस दिव्य शक्ति का उपयोग किया था वह अनंत बिजली बोल्ट संरचना थी, जो प्राचीन काल की एक गुप्त तकनीक थी। इस तकनीक को सक्रिय करने के बाद यह उपयोगकर्ता के चारों ओर बिजली की एक संरचना बना देगा।
अगर कोई दुश्मन इस संरचना में घुस आता तो उस पर अनगिनत बिजली के बोल्टों से हमला होता जो बहुत शक्तिशाली होते थे। इसके अलावा इससे इसके उपयोगकर्ता की ताकत भी कुछ हद तक बढ़ जाती थी। बेटे, तुम बहुत हिम्मत वाले हो। तुमने तो मेरे बिजली के ढांचे में सिर के बल घुसने की हिम्मत की। कुलदीप आर्या ने राहुल को व्यंग्यात्मक रूप से देखा, जैसे कि वह किसी मृत व्यक्ति को देख रहा हो। इस व्यक्ति की युद्ध शक्ति काफी अच्छी थी, लेकिन वह बहुत घमंडी था। इस बिजली के समूह में मैं अजेय हूं। चाहे कोई भी तुम्हें बचाने आए, कोई मदद नहीं करेगा। इन शब्दों के साथ कुलदीप आर्या ने तुरंत हमला बोल दिया और अपनी मुट्ठी से बिजली की तरह कड़कती हुई वार की। क्योंकि वह समूह में फंस गया था, इसलिए हमला लगभग तुरंत ही राहुल तक पहुंच गया। हालांकि गति के मामले में राहुल के पास उग्र फीनिक्स दिव्य शक्ति थी। हाँ, क्या तुम्हें लगता है कि तुम बहुत तेज हो, बदबूदार बूढ़े आदमी? राहुल व्यंग्यात्मक ढंग से हंसा। कुलदीप आर्या की विशाल बिजली जैसी मुट्ठी उस पर पड़ने से पहले ही वह बिना किसी निशान के गायब हो गया। उसके पीछे धुंधली लाल धारियां देखी जा सकती थीं। जब राहुल की आकृति पुनः प्रकट हुई तो वह पहले से ही संरचना के बाहर था। क्या कोई रास्ता नहीं? कुलदीप आर्या की अभिव्यक्ति में भारी परिवर्तन आ गया। वह जो देख रहा था उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। क्या राहुल वास्तव में पानी में मछली की तरह बिजली के स्वरूप में अपनी इच्छानुसार आ जा सकता था? यह एक बात थी कि वह अपनी इच्छानुसार अपनी संरचना में यात्रा कर सकता था, लेकिन ये लड़का वास्तव में उससे भी तेज था। कुलदीप आर्या हक्का बक्का रह गया और सख्ती से पूछा, तुमने ये कैसे किया? राहुल की आंखों में एक उपहासपूर्ण मुस्कान थी और उसने शांति से उत्तर दिया, क्या आपको लगता है कि यह मुश्किल है? तुम्हारा इससे क्या मतलब है? फिर जब भीड़ आश्चर्य से देख रही थी, वह पुनः कतार में आ गया। हे, मैं फिर आ गया। जैसे ही राहुल ने बोलना समाप्त किया, कुलदीप आर्या ने उसे चौंका देने के लिए राहुल पर एक मुक्का मारा। हालांकि राहुल की आकृति फिर से बिना किसी निशान के गायब हो गई। जब वह दोबारा प्रकट हुआ तो वह संरचना के बाहर था। हे, मैं फिर चला गया। अगर तुझमें दम है तो आकर मुझे मार ला। राहुल ने एक शरारती मुस्कान के साथ उसे चिढ़ाया, जिससे कुलदीप आर्या की अभिव्यक्ति और भी गहरी हो गई। अरे, क्या तुम मजाक कर रहे हो? हालांकि यह अंत नहीं था। राहुल का शरीर फिर से चमक उठा और एक पल में वह एक बार फिर कुलदीप आर्या के दल में शामिल हो गया। इससे पहले कि कुलदीप आर्या कुछ कर पाते, वह एक बार फिर संरचना के बाहर प्रकट हो गए। चलो, तुम मेरा क्या कर सकते हो? क्या तुम अपनी संरचना के अंदर अजेय नहीं थे? राहुल ने बार बार उसका मजाक उड़ाया। उसे लगा कि यह वाकई बहुत मजेदार है। हर बार जब राहुल प्रवेश करता, कुलदीप आर्या हमला करने की कोशिश करता, लेकिन फिर तुरंत उसे एहसास होता कि राहुल अब वहां नहीं है। उसने कितनी भी कोशिश की, वह राहुल को छू भी नहीं सका। वह बस राहुल को उसके साथ खेलते हुए देख सकता था। धत्तेरी की! कुलदीप आर्या ने गुस्से से दांत पीस लिए। वह सैकड़ों साल जी चुका था, पर पहली बार उसे इस तरह अपमानित किया गया था। हालांकि उसका दिल गुस्से से जल रहा था, कुलदीप आर्या को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि राहुल को कैसे रोके। कुछ सोचने के बाद कुलदीप आर्या हंसे। हे, ये सचमुच बहुत मजेदार है। क्या तुम खुद पर हंस रहे हो? राहुल ने बहुत असंतुष्ट होकर पूछा। ये बूढ़ा आदमी अचानक जोर से क्यों हंस पड़ा? बड़ा अजीब लगा। मैं बस इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि तुम सब क्लाउड स्काई पीक वाले काया हो। तुम बस भागना जानते हो। तुम में मुझसे सीधे भिड़ने की भी हिम्मत नहीं है। सोचो, तुम्हारे गुरु भी ऐसे ही थे। लगता है तुम्हें भी अपने गुरु की विरासत मिली है। क्या मजाक है? कुलदीप आर्या ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। वह इस तरीके का उपयोग करके राहुल को क्रोधित करना चाहता था और उसे लड़ने के लिए मजबूर करना चाहता था। हालांकि जिस बात ने उसे बहुत असहाय महसूस कराया वह ये थी कि यह सुनने के बाद राहुल की अभिव्यक्ति बिल्कुल भी नहीं बदली। राहुल कुछ देर तक हवा में मंडराता रहा, कुछ सोचता रहा, फिर अचानक उसका चेहरा चमक उठा और उसने कहा, तुम बहुत झूठे हो। अगर मुझे ठीक से याद है तो तुम मेरे टीचर के पैरों तले कुचले गए थे। तुमने कहानी को इतना तोड़ मरोड़ कैसे दिया? उसने तुम्हें मारने की भी जहमत नहीं उठाई। यह कुलदीप आर्या क्रोधित हो गया और उसने चाहा कि वह यहीं और अभी राहुल को पीट सके। ये कुछ ऐसा था जो बहुत पहले हुआ था, फिर भी कोई इसे फैला रहा था। उसने जो कुछ कहा था वह एक झूठ था जो उसने जानबूझकर राहुल को गुस्सा दिलाने के लिए गढ़ा था। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि राहुल को उस घटना के बारे में तब पता चलेगा। धत्तेरी की! कुलदीप आर्या के शाप देने के बाद उसने अपना दाहिना हाथ हवा में लहराया और उसके हाथ में एक तलवार प्रकट हुई। कुछ ही क्षणों बाद बैंगनी रंग की बिजली की एक कौंध तलवार पर गिरी और उसने तलवार घुमाई, जिससे तलवार की एक किरण निकली जो बिजली की तरह चमकती हुई महान वन्य क्षेत्र के दिव्य संप्रदाय के साधकों की भीड़ की ओर गिरी। जल्दी से चकमा दो! इस हमले को देखकर सभी के चेहरे बदल गए और वे भागने की कोशिश में भाग खड़े हुए। हालांकि उनकी साधना के स्तर और कुलदीप आर्या के साधना स्तर के बीच का अंतर प्रकाश वर्ष दूर था। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसका वे सामना कर सकें। इस नाजुक पल में राहुल ने अपनी चाल चली। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए और तुरंत हमला बोल दिया। धमाका! उसके हमले ने शक्तिशाली बिजली तलवार की किरण को संतुलित कर दिया। इसके तुरंत बाद राहुल ने फिर से कुलदीप आर्या के गठन में प्रवेश किया, लेकिन वह इस बार खेलने के लिए यहाँ नहीं था।
राहुल ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, जैसे ही वह दृढ़ता से संरचना के अंदर मंडराने लगा। बूढ़े आदमी, तुम मरने वाले हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ एक आखिरी बार खेलूंगा। जल्दी करो और अपनी पूरी ताकत लगाओ। अगर तुम मुझे सचमुच हरा दोगे तो अमर दिव्य संप्रदाय इस विपत्ति से बच सकता है। ये सुनकर कुलदीप आर्या की आंखें चमक उठीं। क्या आप अपना वचन निभाएंगे? उन्हें सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि कहीं संप्रदाय की विरासत नष्ट न हो जाए, वरना उन्होंने पहले ही सौहार्द का सारा दिखावा छोड़ दिया होता। संप्रदाय की विरासत को जारी रखने के लिए वह अपना जीवन भी त्याग देंगे। इस प्रकार वह राहुल के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तैयार था। राहुल ने शांति से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं हमेशा अपना वचन निभाता हूँ। हालांकि अमर दिव्य संप्रदाय बचेगा या नहीं, यह अब आपके हाथ में है। जब तक तुम मुझे हरा सकते हो तुम अमर दिव्य संप्रदाय की रक्षा कर पाओगे, लेकिन अगर तुम असफल रहे तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ... हाँ, मैं इस पर आपका साथ दूंगा। इन शब्दों के साथ कुलदीप आर्या ने तुरंत हमला किया। वह नहीं जानता था कि राहुल खुद को अजेय क्यों मानता था, लेकिन यह उसका मौका था। यह बालक वास्तव में शक्तिशाली था, लेकिन वह उस स्तर तक नहीं पहुंचा था कि वह यूं ही लेटकर हार मान ले। जब देव तलवार प्रकट हुई थी तब वह राहुल के बारे में चिंतित था, लेकिन राहुल केवल एक प्रारंभिक चरण का सर्वोच्च क्षेत्र साधक था, जबकि वह एक मध्य चरण का सर्वोच्च क्षेत्र साधक था। अमर दिव्य संप्रदाय की विरासत की रक्षा के लिए वह सब कुछ कर गुजरेगा। एक विशाल हथेली की छाप जिसमें एक मध्य स्तरीय सर्वोच्च क्षेत्र विशेषज्ञ की पूरी शक्ति समाहित थी, नष्ट कर दी गई। इस समय कुलदीप आर्या अपनी ताकत नहीं छिपा पा रहा था। उसका सबसे अच्छा दांव राहुल पर हमला करके उसे हरा देना था, इससे पहले कि वो अपने तुरुप के पत्ते दिखाना शुरू करे। पहली बार हुई झड़प के बाद दोनों ने सांस लेने के लिए कुछ कदम पीछे हटे और फिर आपस में भिड़ गए। बिजली के गठन के भीतर कुलदीप आर्या वास्तव में बहुत शक्तिशाली था। आसमान में हो रहे भीषण युद्ध को देखकर नीचे मौजूद सभी लोग बहुत हैरान थे। उन्होंने पलक तक नहीं झपकाए, एक पल भी नहीं गंवाना चाहा। हिस, कितना शक्तिशाली! दो सर्वोच्च क्षेत्र विशेषज्ञों के बीच द्वंद्व कल्पना से परे है। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि मार्शल अंकल राहुल इतने शक्तिशाली होंगे। उनकी ताकत तो मार्शल अंकल एओ से भी ज्यादा है। आप जानते हैं, मुझे लगता है कि वह अब हमारे संप्रदाय का नंबर 1 विशेषज्ञ है। जब लोग चर्चा कर रहे थे तो दारा सिंह भी बहुत आश्चर्यचकित थी। उनका ये छोटा भाई वास्तव में बहुत कम समय में ही इस स्तर पर पहुंच गया था। यदि राहुल को कुछ समय दिया जाए तो वह मोहरबंद अमर क्षेत्र तक पहुंचने में सक्षम हो सकता है, जो पूर्वी महाद्वीप में अभूतपूर्व होगा। हमारे महान वन्य दिव्य संप्रदाय की समृद्धि सुनिश्चित है। दारा सिंह इस समय बहुत उत्साहित था। आखिरकार वह पहले से ही बूढ़ा था और उसकी साधना के स्तर में कोई बड़ा सुधार होने की संभावना ज्यादा नहीं थी। एकमात्र बात जिसकी उन्हें चिंता थी वह था महान वन्य क्षेत्र दैवीय संप्रदाय, तथा ये कि जब वह नहीं रहेंगे तो उसका क्या होगा। क्या कोई अन्य विशेषज्ञ होगा जो महान वन्य क्षेत्र दिव्य संप्रदाय का समर्थन कर सके और उसे फलने फूलने में मदद कर सके। यही वजह थी कि पिछले कुछ सालों में वे बहुत चिंतित रहे थे। किसी को पता नहीं था कि उन्होंने क्या त्याग किया था और संप्रदाय के लिए क्या किया था। और इस समय जयवीर का मुंह भी उसी तरह खुला का खुला रह गया था जब वह लड़ाई देख रहा था। राहुल सचमुच हर मामले में उससे आगे निकल गया था। हालांकि वह जानता था कि अब उसे स्वयं परमधाम तक पहुंचने में कोई परेशानी नहीं होगी, फिर भी उसे यकीन था कि तब भी वह राहुल का कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। आकाश में दोनों पक्षों के बीच लड़ाई और अधिक तीव्र होती जा रही थी और दोनों के बीच 1000 से अधिक बार भिड़ंत हो चुकी थी। कुलदीप आर्या का चेहरा उदास था। उसने पहले ही जान लिया था कि राहुल पूरी लड़ाई के दौरान शांत रहा और ऐसा प्रतीत हुआ कि उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल ही नहीं किया था। इस समय वह पहले से ही अपनी पूरी ताकत के साथ भड़क चुका था, फिर भी वह राहुल को दबा नहीं सका, जो इस लड़ाई के परिणाम के लिए अच्छा संकेत नहीं था। वर्तमान स्थिति के अनुसार वह निस्संदेह ये लड़ाई हार जाएंगे। असंभव, मैं इसे जारी नहीं रहने दे सकता, मुझे जीतना ही होगा। उस अमर दिव्य संप्रदाय को देखते हुए जिसे विकसित करने में उसने बड़ी मेहनत से मदद की थी, कुलदीप आर्या ने खुद को प्रोत्साहित करना जारी रखा और खुद को यह विश्वास दिलाते हुए कि वह निश्चित रूप से जीतेगा। धमाका! जोरदार धमाके के बाद दोनों पक्ष आधे आधे कदम पीछे हट गए। यद्यपि राहुल बिजली के समूह के बीच में था और बिजली से लगातार सुनना हो रहा था, फिर भी वह बिल्कुल भी परेशान नहीं दिख रहा था, मानो ये सब सिर्फ एक वार्म अप अभ्यास था। वह अभी तक गंभीर नहीं हुआ था। बूढ़े, क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो? अगर तुम में बस इतना ही है तो हमें अभी और यही नतीजा घोषित कर देना चाहिए। अमर दिव्य संप्रदाय काफी समय से मौजूद है, अब इसे इतिहास के पन्नों में दर्ज करने का समय आ गया है, राहुल ने भावशून्यता से कहा। कुछ ही क्षणों बाद उसने अपना दाहिना हाथ आकाश की ओर उठाया। अचानक हवा तेज हो गई, बादल घिर आए और एक अत्यंत शक्तिशाली तलवार की आभा छा गई। कुलदीप आर्या का चेहरा पीला पड़ गया। ये सच नहीं हो सकता। हम इतने लंबे समय से लड़ रहे हैं, लेकिन उसके पास और भी चालें हैं। आकाश में एक विशाल तलवार संघनित हो गई। उस समय कुलदीप आर्या सचमुच अपनी बुद्धि के अंत पर था। इस युद्ध का परिणाम बदलने के लिए वह क्या कर सकता था? वह साफ साफ समझ रहा था कि तलवार कितनी शक्तिशाली है। अपनी मौजूदा ताकत के बल पर वह उसे रोक नहीं पाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, अमर दिव्य संप्रदाय इस तरह नष्ट नहीं होगा।
कुलदीप आर्या चिल्लाया, उसकी आंखें अचानक क्रूर हो गईं। अचानक उससे एक अत्यंत विचित्र आभा निकली और एक काली धुंध ने उसके शरीर को ढक लिया। राहुल ने ये देखकर भौहें चढ़ाईं। कुलदीप आर्या की वर्तमान स्थिति देखकर वह मन ही मन बुदबुदाया, क्या ये फिर से वही अजीब शक्ति है? उन्होंने पाया कि अमर दिव्य संप्रदाय के पीछे से घना काला कोहरा लगातार निकल रहा था। इससे अन्य लोगों को भी आश्चर्य हुआ। अमर दिव्य संप्रदाय के भीतर ऐसी विचित्र बात क्यों छिपी हुई थी? सुप्रिया की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई, उसकी आंखें घृणा से भर गईं। वह इस शक्ति से अपरिचित नहीं थी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो उस समय उन्मत्त जानवरों के हमले का कारण ये काली धुंध थी। ये कहने के बाद सुप्रिया ने कुलदीप आर्या को घृणा से देखा। जिस दुश्मन को वह खोज रही थी वह उसकी आंखों के सामने था। न केवल एल्डर संजय ने इस अजीब शक्ति का इस्तेमाल किया था, बल्कि कुलदीप आर्या ने भी इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। इसका साफ मतलब था कि अमर दिव्य संप्रदाय इस अजीब काली धुंध को छुपा रहा था। जुगे युयु के गुस्से को भांपते हुए खुशी ने उसे शांत करने की कोशिश की। बहन युयुए, चिंता मत करो, गुरु तुम्हें बदला लेने में जरूर मदद करेंगे। इस समय सुप्रिया खुद पर नियंत्रण खोने के कगार पर थी। जब उसे अपने माता पिता की बेरहमी से हत्या का दृश्य याद आया तो उसका पूरा शरीर कांपने लगा। जल्द ही उसके गालों पर आंसू बहने लगे और उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और कुलदीप आर्या की ओर देखा, जो हवा में मंडरा रहा था। वह जानती थी कि अपनी वर्तमान साधना से कुलदीप आर्या को हराना उसके लिए असंभव था, इसलिए वह केवल अपने गुरु पर ही भरोसा कर सकती थी। उसके शिक्षक ने भी उससे वादा किया था कि वह उसके दुश्मन को मारने में उसकी मदद अवश्य करेगा। इस बीच कुलदीप आर्या का शरीर दिखाई नहीं दे रहा था। वह घने काले कोहरे से घिरा हुआ था और बस उसकी आंखें ही दिखाई दे रही थीं, जो लाल चमक रही थीं। हे राहुल, अब तो तुम्हें बहुत हैरानी हो रही होगी, है ना? मुझे भी अभी अपना तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करना बाकी था। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, कुलदीप आर्या ने घने काले कोहरे को अपने शरीर में खींच लिया। जिस क्षण काली धुंध उसके शरीर में समा गई, कुलदीप आर्या की साधना का स्तर बढ़ गया और वह सर्वोच्च क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया। यह मानना ही पड़ेगा कि यह अजीब शक्ति वाकई भयानक थी। बस राहुल को इसकी उत्पत्ति के बारे में यकीन नहीं था। ऐसा कहा जा रहा है कि शक्ति में इस वृद्धि की एक कीमत चुकानी पड़ी। इस शक्ति को अवशोषित करने के बाद अंततः व्यक्ति की अपनी चेतना भी निगल ली जाएगी। ये कुछ हद तक उस निश्चित तकनीक के समान थी जिसका उपयोग जयवीर ने पहले किया था, सिवाय इसके कि इससे व्यक्ति के शरीर और साधना आधार के बजाय मन और चेतना को क्षति पहुंचती थी। राहुल ने कुलदीप आर्या को घूरते हुए अचानक उस समय के उन्मत्त जानवरों के हमले के बारे में सोचा। तुम्हें यह अजीब शक्ति कहाँ से मिली? क्या कुछ समय पहले उन्मत्त जानवरों का हमला तुम्हारा ही काम था? हे, तुमने सही अनुमान लगाया। वह घटना वास्तव में मेरी ही करतूत थी। उस समय मैं इस अजीब शक्ति को अवशोषित कर रहा था और दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए मुझे बहुत सारा रक्त प्राप्त करने की आवश्यकता थी। मुझे डर है कि उस घटना के बिना मैं पहले ही इस अजीब शक्ति के नियंत्रण में आ चुका होता। अब जब वह सर्वोच्च क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया था, कुलदीप आर्या को अपनी जीत का पूरा यकीन था और वह खुलकर बोला। आखिरकार उसे राहुल और वहां मौजूद सभी लोगों को मारना ही था ताकि यह खबर न फैले। उस समय कुलदीप आर्या का चेहरा काला पड़ गया और उसने दांत पीसते हुए कहा, बहुत समय पहले मैं भी लाखों में एक शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति था। हालांकि तुम्हारा शापित शिक्षक प्रकट हुआ और मुझे बार बार हराया। वह सैकड़ों वर्षों से मुझसे ऊपर रहे हैं, जिससे मैं हमेशा से उपविजेता रहा हूं। जब से उसने मुझे हराया है, मैंने कितनी भी कोशिश की हो, मैं उसे हरा नहीं पाया। इसलिए मैं पूरी जिंदगी उसकी छाया में रहा हूं। जब लोग अद्वितीय विशेषज्ञों के बारे में बात करते हैं तो वे केवल रघुवीर का नाम लेते हैं, मेरा नहीं। ऐसा कहने के बाद कुलदीप आर्या की अभिव्यक्ति खराब हो गई। रघुवीर के अस्तित्व और कारनामों के कारण कोई भी उसे याद नहीं रखेगा। राहुल सचमुच उसकी बेबसी समझ सकता था। आखिरकार इस दुनिया में सिर्फ विजेता ही मायने रखता है, दूसरे नंबर वाले की किसी को परवाह नहीं होती। यही कारण था कि रघुवीर की पीढ़ी के अन्य साधक भी साधकों के मन में महत्वहीन हो गए थे। कुलदीप आर्या लंबे समय से इस बात से नाराज था और इसी वजह से जब आपको यह अजीब शक्ति मिली तो इस शक्ति को अपने शरीर में अवशोषित करने के लिए आपने वह घटना घटित की। राहुल ने ठंडे भाव से पूछा। उन्हें स्पष्ट रूप से याद था कि इस घटना में सुप्रिया के माता पिता के साथ साथ अनगिनत अन्य निर्दोष लोग भी मारे गए थे। यह उस अजीब शक्ति के प्रदूषण के कारण ही था कि जानवरों ने मनुष्यों के क्षेत्र पर आक्रमण किया और नरसंहार किया। हे, कुलदीप आर्या विजयी भाव से हंसे और फिर बोले, तो क्या हुआ? मेरा जीवन तो खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन संयोग से मुझे यह अजीब शक्ति मिल गई। एक रेगिस्तान में एक गुप्त लोक है जो एक अजीब लोक से जुड़ा है। इसी गुप्त लोक में यह अजीब शक्ति प्रकट हुई। मुझे यकीन है कि आपने अनुभव किया होगा कि यह अजीब शक्ति कितनी भयानक है। मुझे इस गुप्त क्षेत्र तक पहुंचने के लिए एक छोटा सा रास्ता बनाने में बहुत समय लगा। राहुल दंग रह गया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, कुलदीप आर्या ने आगे कहा, इस अजीब शक्ति को प्राप्त करने के बाद मैं इसका उपयोग कैसे किया जाए इस पर शोध करने के लिए एकांत में चला गया। ये सुनिश्चित करने के लिए कि कुछ भी गलत न हो, मैंने इसे जल्दबाजी में नहीं लिया। इसके बजाय मैंने अपने शिष्य को गुप्त क्षेत्र का पता लगाने दिया। जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, वह इस शक्ति को पाकर बहुत खुश हुआ और बिना सोचे समझे इसे अपने शरीर में समाहित कर लिया। उस समय राहुल के पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए थे।
वह जिस शिष्य के बारे में बात कर रहे थे वह संभवतः एल्डर संजय थे। क्या कुलदीप आर्या का दिल काला था? उसने अजीब शक्ति के असर पर शोध करने के लिए अपने ही शिष्य को इस तरह नुकसान पहुंचाया था। वह इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? राहुल को अपने 2 शिष्यों की याद आई। वह उनके साथ ऐसा बुरा काम कभी नहीं कर सकता था। राहुल का खून जम गया। ऐसे गुरु से मिलना सचमुच बदकिस्मती थी। कुलदीप आर्या को एल्डर संजय की मृत्यु से बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई। आखिरकार उसके लिए सिर्फ उसकी साधना और अमर दिव्य संप्रदाय की विरासत ही मायने रखती थी। उसे विश्वास था कि यह अनोखी शक्ति उसे दोनों को बचाए रखने में मदद करेगी। जब मेरे शिष्य ने इस विचित्र शक्ति को अवशोषित कर लिया तो मुझे भी इस शक्ति को अवशोषित करने के दुष्प्रभावों का पता चला। इसलिए कड़ी मेहनत से शोध करने और जानकारी देखने के बाद मुझे अंततः इससे निपटने का एक तरीका मिल गया। यह विधि अपने शरीर को परिष्कृत और रूपांतरित करने के लिए, उसे विचित्र शक्ति से बपतिस्मा देने के लिए ताजे रक्त का उपयोग करना है। उसी क्षण कुलदीप आर्या एक पागल की तरह लग रहा था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। किसी का साधना स्तर जितना ऊंचा होगा, इस विधि द्वारा अवशोषित की जाने वाली विचित्र शक्ति उतनी ही अधिक शक्तिशाली होगी। मैं इतनी जल्दी ये तुरुप का पत्ता इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। आखिरकार मैंने अभी सारा खून और अजीबोगरीब ताकत सोखना पूरा नहीं किया है। ये कहते ही कुलदीप आर्या की नज़र राहुल पर पड़ी और वो उसे मारने के इरादे से देखने लगा। सब उसकी गलती थी। अगर आप न होते तो मैं इतनी जल्दी अपना तुरुप का पत्ता कैसे दिखा पाता। खैर कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारा सारा खून पीकर अपना राक्षसी शरीर बना लूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, कुलदीप आर्या ने तुरंत हमला बोल दिया। अजीब शक्ति से भरी एक बड़ी मुट्ठी राहुल की ओर उड़ी। इस समय आसपास का वातावरण हिलने लगा और आकाश में स्थानिक दरारें दिखाई देने लगीं। राहुल ने सीधे हमले का सामना करने का विकल्प नहीं चुना। इसके बजाय उसने अपनी उग्र फीनिक्स दिव्य शक्ति को सक्रिय किया और हमले को चकमा दिया। साथ ही उसने कुलदीप आर्या पर अपनी तलवार भी घुमाई। कुलदीप आर्या दहाड़ा और काली धुंध में ढकी एक सफ़ेद खोपड़ी प्रकट हुई। सफ़ेद खोपड़ी सीधे राहुल की तलवार की किरण की ओर उड़ी, अपना मुंह चौड़ा खोला और उस पर काट लिया। धमाका! सबके चेहरे के भाव एकदम बदल गए। उन्हें अपनी आत्मा की गहराई से उठता एक दबाव महसूस हुआ। उस अजीब शक्ति को अवशोषित करने के बाद कुलदीप आर्या की लड़ाकू शक्ति में सचमुच बहुत अधिक सुधार हुआ था। यहाँ तक कि दारा सिंह और ग्रैंड मास्टर भीमसेन भी दबाव महसूस कर सकते थे। यद्यपि वे सभी इस समय बहुत घबराए हुए थे, फिर भी उनकी नज़रें आकाश में चल रहे युद्ध पर टिकी थीं। महान वन्य क्षेत्र के दिव्य संप्रदाय और अमर दिव्य संप्रदाय के बीच युद्ध अब ऐसा कुछ नहीं था जिस पर वे प्रभाव डाल सकें। ये सब आकाश में होने वाले युद्ध के परिणाम पर निर्भर था। अगर राहुल जीत जाता तो महान वन्य क्षेत्र के दिव्य संप्रदाय की स्वाभाविक रूप से विजय होती, लेकिन अगर वह हार जाता तो शायद उनके संप्रदाय का भी अंत हो जाता। इस समय महान निर्जन दिव्य संप्रदाय के सभी लोग अपने दिलों में चुपचाप प्रार्थना कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि राहुल जीतेगा। सुप्रिया और खुशी भी एक दूसरे के हाथों को कसकर पकड़े हुए थे और लड़ाई को देख रहे थे। उनके गुरु उनके और उनके संप्रदाय के भाग्य का फैसला करने के लिए मृत्यु युद्ध में थे। कुलदीप आर्या ने राहुल की तलवार की किरण से निपटने के बाद वह नहीं रुका और तुरंत एक और हमला शुरू कर दिया। बच्चा मर जा! उसने एक के बाद एक हमला किया। वह राहुल को एक पल का भी आराम नहीं देना चाहता था। हमेशा से यही उसका काम करने का तरीका रहा था। वह जीत की तलाश में रहता था और अपने दुश्मन को कभी भी पलटवार करने का मौका नहीं देता था। दर्जनों आदान प्रदान के बाद राहुल को जल्दी से कुलदीप आर्या के मुक्के को बेअसर करने का अवसर मिल गया। उनकी मुट्ठियों के बीच टकराव से राहुल का दाहिना हाथ सुन्न हो गया। अपने दाहिने हाथ को सहजता से हिलाने के बाद राहुल के मुंह के कोने थोड़े से मुड़ गए। वह बहुत उत्साहित दिख रहा था। हे बुरा नहीं है तो तुम्हारा राक्षसी शरीर ऐसा दिखता है। हालांकि राहुल अभी लगातार चकमा दे रहा था, लेकिन उसे डर नहीं था। वह कुलदीप आर्या की कमियों को ढूंढ रहा था और वह ये भी देखना चाहता था कि उसके राक्षसी शरीर में ऐसा क्या अनोखा है। राहुल को पहले ही यह पता चल गया था, यही वजह थी कि वह इतना उत्साहित था। कुलदीप आर्या का राक्षसी शरीर वास्तव में बहुत शक्तिशाली था और उसे राहुल का अब तक का सबसे मजबूत दुश्मन भी माना जा सकता था। ये देखकर कि राहुल बिना किसी कारण के मुस्कुरा रही थी, कुलदीप आर्या को लगा कि कुछ ठीक नहीं है। तुम किस बात पर हंस रहे हो बच्चे? हे मैं तो बस खुद को धोखा देने के लिए तुम पर हंस रहा हूँ। अज्ञानी बदमाश! कुलदीप आर्या क्रोधित हो गया, लेकिन राहुल जरा भी नहीं घबराया और सुस्ती से बोला, क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए नहीं हरा सकता क्योंकि तुमने उस राक्षसी शरीर की साधना की है और उस अजीब शक्ति से मजबूत हो गए हो? क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम अजय हो? आपका क्या मतलब है? बूढ़े आदमी, अगर मेरे शिक्षक उस समय तुम्हें दबा सकते थे तो मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। किसी भी हालत में तुम नरक के राजा के सामने अपने अपराध और पाप स्वीकार कर सकते हो। तुम जीवितों की दुनिया में बहुत लंबा समय बिता चुके हो। उसके बाद राहुल आकाश में दौड़ पड़ा। संरचना से आने वाली बिजली उसे न तो चोट पहुंचा सकी और न ही उसे रोक सकी। राहुल ने अपने इंद्रधनुषी वस्त्र पहन लिए थे, मानो कोई देवता दुनिया पर उतर आया हो। उसने आकाश में छा रही काली धुंध को तितर बितर कर दिया। इस समय मैदान पर मौजूद सभी दर्शक बेहद हैरान थे। मुझे मत बताओ। दारा सिंह ने पहले ही नोटिस कर लिया था कि राहुल के कपड़े असाधारण थे। उसके पास एक और तुरुप का पत्ता था।
इस समय सभी को पता चला कि राहुल ने अभी तक अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया था। वरना राहुल कुलदीप आर्या के हमलों से क्यों बचता? अगर वो वहीं खड़ा रहता और कुलदीप आर्या को उन कपड़ों में उसे मारने देता तो भी उसे कोई नुकसान नहीं होता। कुलदीप आर्या ये देखकर चकित रह गया। ये सच नहीं हो सकता। उसके पास इतना शक्तिशाली रक्षात्मक खजाना क्यों है? हे, क्या तुम्हें पता नहीं कि देखने पर ही यकीन होता है? बूढ़े, तुम कैसे मरना चाहते हो? मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। कुलदीप आर्या के जवाब का इंतजार किए बिना राहुल ने गॉडस्वॉर्ड को घुमाया और एक बार फिर काली धुंध को तितर बितर कर दिया। पलक झपकते ही गॉडस्वॉर्ड ने एक चौंकाने वाली लाल रोशनी उत्सर्जित की। ... गॉडस्वॉर्ड की उत्पत्ति प्राचीन काल से हुई है। इससे निकलने वाली मारक शक्ति लोगों को ऐसा महसूस कराती थी मानो वे नर्क के द्वार से गुजर रहे हों। सभी ने अनजाने में अपनी सांसें रोक लीं और राहुल की ओर देखा। कुछ ही क्षणों बाद उसने अमर ऊर्जा उत्सर्जित करना शुरू कर दिया और दिव्य प्रकाश की किरणें निकलीं, जिससे आसपास का काला कोहरा तुरंत ही छंट गया। महान वन्य दिव्य संप्रदाय का हर व्यक्ति इस दृश्य से परिचित था। आखिरकार ये वही हमला था जिसका इस्तेमाल राहुल ने एल्डर संजय से निपटने के लिए किया था। जब उसने कुलदीप आर्या का सामना किया तो वह वास्तव में फिर से वही चाल का उपयोग कर रहा था। अंतर केवल इतना था कि वह एक ही तलवार का प्रयोग नहीं कर रहा था। यह आभामंडल वाकई बहुत तेज है। हालांकि मैं कई मील दूर हूं, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे इस हद तक दबा दिया गया है कि सांस लेना मुश्किल हो रहा है। शायद एक प्राचीन क्षेत्र विशेषज्ञ को भी मार्शल अंकल जी के हमले से निपटना मुश्किल लगेगा। जब भीड़ चर्चा कर रही थी, कुलदीप आर्या का अहंकार बहुत पहले ही गायब हो चुका था और उसकी जगह एक घबराई हुई अभिव्यक्ति ने ले ली थी। ऐसा नहीं हो सकता, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। इस लड़के को इतनी शक्तिशाली दिव्य शक्ति कैसे प्राप्त हुई? जब उसने खुद को झकझोरा तो उसे एहसास हुआ कि शुरू से अंत तक राहुल ने कभी भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था और केवल उसे चिढ़ाता रहा था। इस क्षण उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी गरिमा को कुचल दिया गया हो और निर्दयतापूर्वक कुचल दिया गया हो। उसके हृदय की गहराइयों से रोष फूट पड़ा और कुलदीप आर्या ने उस अजीब शक्ति को उसकी सीमा तक धकेल दिया और वह और भी अधिक शक्तिशाली हो गई। जो है सामने रखो, मैं आज तुम सबका सिर काट दूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, कुलदीप आर्या बिना किसी हिचकिचाहट के राहुल पर हमला कर दिया। एक सफेद कौशल मोटी काली धुंध उत्सर्जित कर रहा था और राहुल पर काट रहा था। आकाश में राहुल की अभिव्यक्ति बिल्कुल नहीं बदली, क्योंकि उसने धीरे से भगवान की तलवार को घुमाया, जिससे सफेद खोपड़ी आसानी से दो भागों में विभाजित हो गई। इस बीच कुलदीप आर्या लड़खड़ा गया और कई बार खून की उल्टियां करते हुए जमीन पर गिर पड़ा। पूर्वज। जब उन्होंने अपने पूर्वज को जमीन पर गिरा हुआ देखा तो अमर दिव्य संप्रदाय के साधक घबराकर चिल्ला उठे। यदि कुलदीप आर्या हार गए तो उनकी जान चली जाएगी। कुछ लोग तो पहले से ही पछता रहे थे, उन्होंने अमर दिव्य संप्रदाय का अनुयायी बनना क्यों चुना? उफ। कुछ और घूंट खून थूकने के बाद कुलदीप आर्या धीरे धीरे गहरे गड्ढे से बाहर निकलकर जमीन पर आ गिरा। वह खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे राहुल के हमले से उसके शरीर की सारी हड्डियां चकनाचूर हो गई हों। उस तलवार ने न केवल उसे शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाया, बल्कि उसकी आत्मा पर भी हमला किया। अब भी उसे यह अविश्वसनीय लग रहा था। उसने पहले ही राक्षसी शरीर की साधना कर ली थी, तो फिर वह राहुल के एक भी हमले का सामना क्यों नहीं कर सका? इस क्षण वह हताश महसूस कर रहा था। जब उन्होंने देखा कि उनके संप्रदाय के अनुयायी कितने घबराए हुए हैं, तो उन्होंने गहरी सांस छोड़ी। वह संप्रदाय की विरासत और अस्तित्व को अपनी आंखों के सामने लुप्त होते नहीं देखना चाहते थे। कुछ ही पल बाद राहुल धीरे धीरे उसके सामने तैरता हुआ आया और दूर से ही उसकी ओर ईश्वरीय तलवार तान दी। उसने ठंडे भाव से कहा, बूढ़े, क्या अब तुम्हें होश आ गया है? कुलदीप आर्या ये शब्द सुनकर निराश हो गया। आखिरकार उसने आज की लड़ाई में अपना सब कुछ दे दिया था। हालांकि अंत में वह फिर भी असफल रहा और उसके पास जीतने का कोई मौका नहीं था। जल्दी करो और आगे बढ़ो। मैं अपनी गलती पहले ही जान चुका हूं और मुझे कभी माफी की उम्मीद नहीं रही। राक्षसी शरीर को शुद्ध करने के लिए मैंने अपने जीवन की सारी परवाह त्याग दी। अगर मुझे नर्क की 9वीं परत में भी जाना पड़े और हर तरह की यातना सहनी पड़े तो भी मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। ऐसा कहने के बाद कुलदीप आर्या भी राहत महसूस करने लगे। उनका मानना था कि ऐसा करने का कारण स्वयं को शक्तिशाली बनाना नहीं था, बल्कि अमर दिव्य संप्रदाय की रक्षा करना था। राहुल अब भी उसे ठंडी निगाहों से घूर रहा था। इस बूढ़े आदमी को इसके लिए सिर्फ खुद को ही जिम्मेदार मानना चाहिए। वह शायद यह मानता हो कि अनगिनत निर्दोष लोगों की हत्या के बावजूद उसके कृत्य उचित थे, लेकिन इससे क्या? ये सच था कि रहस्यवादी दुनिया में ताकतवर लोग कमजोर लोगों का शिकार करते थे और कोई भी उनके लिए न्याय नहीं करता था। हालांकि ये बात तब भी लागू होती थी जब वह कमजोर पक्ष होता था। सही होने के लिए जीतना जरूरी था। इस समय राहुल चुप रहा और उसने कुलदीप आर्या के पेट में गॉड स्वॉर्ड को घुसा दिया, जिसने उसके शरीर की सारी काली धुंध को निगल लिया। वह राक्षसी शरीर जिस पर कुलदीप आर्या को इतना गर्व था, वह ईश्वर की तलवार को रोक नहीं सका और तुरंत टुकड़े टुकड़े हो गया। एल्डर संजय के साथ अपने पिछले अनुभव के कारण राहुल लापरवाह नहीं था और तुरंत कुलदीप आर्या की आत्मा को चकनाचूर करने के लिए फिर से शक्ति के साथ बढ़ गया, ताकि वह अजीब शक्ति की मदद से पुनर्जीवित न हो जाए। वह भविष्य के लिए मुसीबत का कोई बीज नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि बाद में वह उसे नुकसान पहुंचा सकता था।
तभी आसमान से बर्फ के टुकड़े गिरने लगे। यह एक अजीब नज़ारा था। राहुल की हरकतें तेज थीं। उसने गॉडस्वॉर्ड को क्षैतिज रूप से खींचा और कुलदीप आर्या का शरीर तुरंत बिखर कर राख में बदल गया। अजीब शक्ति भी पूरी तरह से भगवान की तलवार द्वारा निगल लिया गया था। यहाँ तक कि उसकी आत्मा भी चली गई थी। चाहे वह अजीब शक्ति कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह कुलदीप आर्या की जान नहीं बचा पाएगी। कुलदीप आर्या की देखभाल करने के बाद राहुल ने अपना हाथ लहराया और चला गया। अमर दिव्य संप्रदाय के साधकों के पैर पहले से ही कांप रहे थे। हालांकि अंतिम प्रयास के रूप में या शायद अंतिम बहादुरी के भाव में उनमें से कई ने जवाबी हमला करना शुरू कर दिया। ये देखकर दारा सिंह भावुक हो गया। एक लंबी सांस लेकर उसने कहा, मार डालो इन्हें, जितनी जल्दी हो सके इनसे छुटकारा पाओ। दोनों पक्षों के बीच की दुश्मनी अब और नहीं सुलझ सकती थी। दुश्मन पर दया दिखाना अपने प्रति क्रूरता करना था। यदि आज वह उन्हें दयालुता के कारण छोड़ दे तो भविष्य में जब वे बदला लेने के लिए वापस आएंगे तो इससे समस्याएं ही उत्पन्न होंगी। राकेश दीवान, जो अमर दिव्य संप्रदाय के साधकों में से एक था, घबराए हुए भाव से सब कुछ देख रहा था। जब उसने देखा कि राहुल पहले ही मुड़कर चला गया है तो वह आगे बढ़ा और चिल्लाया, भगवान गाओ, आपको मुझे बचाना होगा। उसकी आवाज़ सुनकर जयवीर ने राकेश दीवान की ओर देखा। हालांकि ये देखकर कि वह राकेश दीवान था, उसने तुरंत अपनी नज़रें हटा लीं। बहुत समय पहले उसने किंगजयपुर शहर में राकेश दीवान को बचाया था और परिणामस्वरूप उसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। इसलिए उसने दीवान परिवार को उनके द्वारा दिए गए आर्थिक योगदान का भुगतान पहले ही कर दिया था। अब उस पर कोई कार्रवाई करने की कोई बाध्यता नहीं थी। आखिरकार यह मामला बहुत महत्वपूर्ण था और उसके निजी मामलों को संप्रदाय की शिकायतों से ज़्यादा अहमियत नहीं दी जानी चाहिए थी। ये देखकर राकेश दीवान को बहुत पछतावा हुआ। उसने महान निर्जन दिव्य संप्रदाय को न चुनकर अमर दिव्य संप्रदाय क्यों चुना? उस समय उन्होंने इन अफवाहों पर विश्वास कर लिया था कि महान वन्य दिव्य संप्रदाय का पतन हो चुका है और वह अपने पूर्व गौरव की छाया मात्र रह गया है। इस कारण से वह अमर दिव्य संप्रदाय का शिष्य बन गया और यहाँ तक कि एक बुजुर्ग ने उसे शिष्य के रूप में स्वीकार भी कर लिया। हालांकि उसका स्वामी पहले ही मारा जा चुका था और वह आज संप्रदाय के साथ नष्ट हो जाएगा। इसी समय उसने एक सुंदर आकृति को अपने सामने आते देखा। ये व्यक्ति सुप्रिया था, जिसे उसने किंगजयपुर शहर में उकसाया था। सुप्रिया की आंखें घृणा से भर गईं और बिना पलक झपकाए उसने एक ही वार में उसकी जान ले ली। राकेश दीवान को मारने के बाद सुप्रिया ने दूसरे अमर दिव्य संप्रदाय के साधकों को मारने के लिए उनकी तलाश शुरू कर दी। आज उसका बदला लेने का दिन था। हालांकि ये देखकर खुशी ने चिंतित होकर अपनी गुरु आस्तीन पहनी और कहा, गुरुजी, क्या सुप्रिया ठीक हो जाएगी? क्या इसका भविष्य में उस पर कोई असर पड़ेगा? राहुल ने सिर हिलाया और जवाब दिया, कोई बात नहीं, उसे जो करना है करने दो। अपने दिल की बेड़ियां तोड़ने के लिए उसे अपनी सारी गहरी भावनाएं बाहर निकालनी होंगी। आखिरकार उस घटना में उसका पूरा परिवार मर गया। अगर उसने अपना बदला नहीं लिया तो भविष्य में उसे बहुत तकलीफ होगी। राहुल ने चारों ओर देखा और आहें भरने लगा। जब उसने पहली बार सुप्रिया को अपना शिष्य बनाया था तो उसने उससे बदला लेने में मदद करने का वादा किया था। आखिरकार उसने अपना वादा पूरा किया। अपने सामने हो रहे नरसंहार को देखकर खुशी का दिल कांप उठा। बचपन से लेकर अब तक उसने पहली बार ऐसा खूनी मंजर देखा था। उसे उल्टी आने लगी और वह उल्टी करने ही वाली थी। अंततः उसे एहसास हुआ कि दुनिया कितनी क्रूर है। गुरुजी, क्या हम उनका सफाया कर देंगे? खुशी ने कांपती आवाज में पूछा। ये सुनकर राहुल ने मुड़कर खुशी की तरफ देखा। उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ा देखकर उसने कहा, जियुन, तुम्हें कुछ समझने की जरूरत है। यदि आप स्वयं को रहस्यवादी दुनिया में स्थापित करना चाहते हैं तो आपको दया नहीं दिखानी चाहिए। हमारे दोनों संप्रदायों के बीच की दुश्मनी बातचीत से नहीं सुलझ सकती। अगर मैं अभी लड़ाई हार जाता तो मारे जाने वाले लोग हम ही होते। हमें अपने शत्रुओं के साथ व्यवहार करते समय कभी भी नर्म दिल नहीं होना चाहिए। हमारे संप्रदाय की और रहस्यवादी जगत के सभी अन्य संप्रदायों की हमेशा से यही रीति रही है। क्या तुम समझ रहे हो? राहुल की बातें सुनकर खुशी के चेहरे पर आखिरकार थोड़ी राहत आई। उसने सिर हिलाकर इशारा किया कि वो समझ गई है। तभी अपनी आंख के कोने से राहुल ने अमर दिव्य संप्रदाय के परिसर में एक बड़े पेड़ पर कौवे का घोंसला देखा। वह उड़कर ऊपर गया और कौवे के सारे अंडे अंदर ले गया और अपनी आध्यात्मिक शक्ति से उन्हें तुरंत चकनाचूर कर दिया। समझ रहे हो, उन्हें खत्म करने का यही मतलब है। ये देखकर खुशी हक्की बक्की रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। ये तो पागलपन था। अमर दिव्य संप्रदाय में तो कौवे के अंडों को भी नष्ट कर दिया जाएगा। उस स्थिति में अंदर मौजूद सभी जानवरों को मारना पड़ेगा। अपने शिष्य की हतप्रभ अभिव्यक्ति को देखते हुए राहुल मुस्कुराया और कहा, ठीक है, मैं अब और नहीं कहूँगा। कुछ चीज़ों को व्यक्तिगत रूप से अनुभव करना पड़ता है। कुछ बार देखने के बाद आपको इसकी आदत हो जाएगी। ऐसा कहने के बाद राहुल ने उसके सिर पर थपथपाया और अपनी नज़र वापस अपने सामने हो रहे नरसंहार पर घुमा ली। दारा सिंह और बाकी लोग भी इसी समय राहुल के पास आए। अब भी वे उसकी ताकत देखकर बहुत हैरान थे। कोई भी यह उम्मीद नहीं कर सकता था कि जो मुखिया कभी महान वन्य क्षेत्र के दिव्य संप्रदाय में सबसे कमजोर था, वह सबसे शक्तिशाली बन जाएगा। ऐसा लग रहा था कि क्लाउड स्काई पीक की विरासत जारी रहेगी। हे जूनियर भाई राहुल, बधाई हो।
आप महान निर्जन दिव्य संप्रदाय में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गए हैं, दारा सिंह ने बहुत प्रसन्न मुस्कान के साथ कहा। वह वास्तव में खुश था कि राहुल पहले ही उससे आगे निकल चुका था। राहुल अभी भी युवा था और उसमें असीमित क्षमता थी, उसके जैसे किसी व्यक्ति के विपरीत जो लगभग अपने साधना पथ की ऊपरी सीमा तक पहुंच चुका था। जब तक राहुल यहाँ था, महान जंगल दिव्य संप्रदाय का पतन असंभव था। अपने वरिष्ठ भाई की बातें सुनकर राहुल ने विनम्रता से अभिवादन का उत्तर दिया। वरिष्ठ भाइयों, मेरे साथ मजाक मत करो। मैं तो संयोग से ही सर्वोच्च लोक में पहुंचा हूं। मैं संप्रदाय में सबसे शक्तिशाली की उपाधि का पात्र कैसे हो सकता हूं? वरिष्ठ भाइयों, आप हमेशा नंबर 1 रहेंगे। हे, आप मेरी चापलूसी कर रहे हैं छोटे भाई। आओलेई खुशी से हंस पड़ा। उसने राहुल की बात को दिल पर नहीं लिया और बस हंसकर टाल दिया। हालांकि चोटियों के बीच कभी कभार संघर्ष और प्रतिस्पर्धा होती थी, पर वे सब एक ही संप्रदाय के थे। खतरे का सामना करते समय सभी लोग तुरंत एकजुट होकर सहयोग करेंगे। इस समय ग्रैंड मास्टर भीमसेन ने भी कहा, यह वास्तव में मेरी उम्मीदों से परे है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। वरिष्ठ भाई रघुवीर ने वास्तव में हमारे संप्रदाय के लिए एक ऐसी भयानक प्रतिभा की भर्ती की थी, इससे पहले कि वह मर गए। कनिष्ठ भाई, आप पूर्वी महाद्वीप के इतिहास में सबसे कम उम्र के सर्वोच्च लोक साधक हो सकते हैं। तुम्हारे आसपास होने से मैं अंततः अपने मन को शांत कर सकता हूं और अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित कर सकता हूं। ये सुनकर राहुल क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। थोड़ी देर बाद उसने जल्दी से ग्रैंड मास्टर भीमसेन का अभिवादन किया। राहुल, मार्शल अंकल जी का अभिवादन करता है। ठीक है, कोई मजाक मस्ती की जरूरत नहीं है। तुम्हारी प्रतिभा के स्तर को देखते हुए मुझे डर है कि जल्द ही मुझे तुम्हें देखते ही झुकना पड़ेगा, ग्रैंड मास्टर भीमसेन ने भावुक होकर कहा। मार्शल अंकल जी, मुझे तंग मत करो। अगर मैं सचमुच तुम्हें अपने आगे झुकाऊंगा तो मेरी उम्र कम हो जाएगी, राहुल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ग्रैंड मास्टर भीमसेन बस हंसे और दारा सिंह की ओर मुड़े। ठीक है छोटे, आओ, यहाँ का मामला लगभग सुलझ गया है। मैं सबसे पहले अपने साधकों के एक समूह को अपने साथ संप्रदाय में वापस लाऊंगा। ठीक है मार्शल अंकल जी। थोड़े समय के बाद ग्रैंड मास्टर भीमसेन आधे से अधिक लोगों को महान निर्जन दिव्य संप्रदाय में वापस ले आया। दोनों संप्रदायों के बीच युद्ध समाप्त हो गया था। अमर दिव्य संप्रदाय के सभी लोग मारे गए थे, कोई भी जीवित नहीं बचा। युद्ध क्षेत्र को साफ करने का समय आ गया था और जो लोग पीछे रह गए थे उन्होंने पहले ही खजाने और संसाधनों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। किसी भी मामले में अमर दिव्य संप्रदाय लंबे समय से अस्तित्व में था, इसलिए वहां लूट का बहुत सामान था। हालांकि राहुल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि कोई भी खजाना उसकी नज़र में नहीं आया। वह बस हवा में उदासीनता से मंडरा रहा था। नरसंहार के बाद भी सुप्रिया की आंखें लाल थीं। वह भावशून्य भाव से राहुल के पास खड़ी थी। ये देखकर राहुल को भी बहुत दुख हुआ। अगर उसने कुलदीप आर्या को मार भी दिया होता तो क्या होता? सुप्रिया के माता पिता वापस नहीं आ रहे थे। राहुल ने सुप्रिया के सिर को सहलाया और धीरे से कहा, यू कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें तुम्हें देर सवेर छोड़ देना ही होगा। साधना का मार्ग लंबा है और आपके माता पिता आपको इस रूप में नहीं देखना चाहेंगे। ये सुनकर सुप्रिया ने अपने आंसू पोंछे और राहुल की ओर देखा। उसकी आंखों में मानो फिर से रोशनी आ गई। मैं समझ गया गुरुजी, मैंने अपना बदला ले लिया है, इसलिए मैंने अपनी एक इच्छा पूरी कर ली है। लोगों को आगे की ओर देखना चाहिए। मैं खुद को संभाल लूंगा और अपनी साधना पर कड़ी मेहनत करूंगा। मुझे उम्मीद नहीं है कि मैं आपके जितना शक्तिशाली हो पाऊंगी गुरुजी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं भविष्य में आपकी मदद कर पाऊंगी, सुप्रिया ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा। ये सुनने के बाद राहुल ने कुछ नहीं कहा। इसके बजाय वह दारा सिंह की ओर मुड़ा और बोला, वरिष्ठ भाइयों, मेरे लिए यहाँ और कुछ करने को नहीं है, इसलिए मैं पहले अपने शिष्यों के साथ संप्रदाय में वापस जाऊंगा। ठीक है, सुरक्षित यात्रा करें जूनियर भाई राहुल, दारा सिंह ने जवाब दिया और एक बार फिर अपना ध्यान युद्ध क्षेत्र की सफाई के काम पर केंद्रित किया। ये सुनकर राहुल ने अपने दोनों शिष्यों को हाथ हिलाया और उड़ गया। सुप्रिया और खुशी भी तेजी से उसके पीछे चले गए। इस बार वह जल्दी में नहीं था, इसलिए उसने उग्र फीनिक्स तकनीक का उपयोग नहीं किया और बस आराम से उड़ता रहा। इसी तरह कुछ घंटों के बाद वे एक गांव में पहुंचे। ईश्वर हत्या करने वाला गांव। राहुल एक पल के लिए दंग रह गया जब उसने गांव का साइनबोर्ड देखा। यह इतना डरावना क्यों लग रहा था? जल्दी करो और भागो। भागने के बारे में सोचना भी मत, मैं आज ही तुझे पकड़कर पीटूंगा। यहीं रुक जा। जब राहुल स्तब्ध था, दो बच्चों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। गांव के प्रवेश द्वार के पास रास्ते पर एक बच्चा किसी चीज से डर गया और भागने लगा। जल्दी भागो, ये बेवकूफ़ लड़की फिर यहाँ क्यों है? एक लड़का जोर से चिल्लाया। अपनी बात खत्म करते ही वह सड़क पर गायब हो गया। अन्य बच्चे भी बहुत घबराए हुए लग रहे थे। वे अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, मानो कोई राक्षस उनका पीछा कर रहा हो। ये दृश्य देखकर राहुल हक्का बक्का रह गया। फिर वह पीछे मुड़ा और देखने लगा कि उनका पीछा कौन कर रहा है। बच्चों के समूह के पीछे गुस्से से भरे चेहरे वाली एक छोटी सी लड़की चिल्ला रही थी और लड़कों का पीछा कर रही थी। उसकी बाहें बेतहाशा फड़फड़ा रही थीं, मानो वो सारे लड़कों को पकड़ लेना चाहती हो। यह एक मज़ेदार दृश्य था। वहीं रुक जाओ, छोटी लड़की उनका पीछा करते हुए चिल्लाती रही। उसने ये भी नहीं देखा कि राहुल उसके सामने खड़ा है और उससे बचकर भागने की कोशिश कर रही थी।
राहुल दंग रह गया। उसने उसे पकड़ लिया, लेकिन उसके हाथ पैर अभी भी उसी गति में थे जिससे वह और भी हास्यास्पद लग रही थी। ये छोटी बच्ची तो बहुत नासमझ थी। पकड़ी तो जा चुकी थी, पर उसे पता ही नहीं चला। जब उसने अंततः प्रतिक्रिया की तो वह चीख पड़ी और उसे एहसास हुआ कि उसके हाथ और पैर पहले ही जमीन से उठ चुके थे। क्या वह इतनी शक्तिशाली हो गई थी? क्या उसने सचमुच उड़ना सीख लिया था? उसने अपनी गोद में ली हुई छोटी बच्ची की तरफ देखा। उसे अभी भी एहसास नहीं हुआ था कि उसने उसे उठा लिया है। वह अभी भी हाथ पैर हिला रही थी और दूसरे बच्चों पर चिल्ला रही थी। लड़की को देखकर राहुल को समझ नहीं आया कि क्या कहे। ये किसकी बच्ची है? वह इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है? वह अभी भी छोटी थी, अधिकतम 6 वर्ष की, लेकिन क्या वह अपने से बड़े बच्चों के समूह को डराकर भगा सकती थी? राहुल के हाथ में छोटी लड़की को देखकर सुप्रिया और खुशी भी मुस्कुरा रहे थे। खुशी भी आया और लड़की के गंदे छोटे चेहरे पर चुटकी काटते हुए पूछा, छोटी दोस्त, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा परिवार कहाँ है? विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये सुनने के बाद छोटी लड़की अंततः अपने होश में आए और अपने दांत निकालकर राहुल को घूरने लगी। उसने अपना सिर ऊंचा किया, मुट्ठियां भींची और चिल्लाई, क्या करना चाहते हो बुरे आदमी? मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, मेरे साथ मत उलझना, वरना मैं तुम्हें एक ही मुक्का मार दूंगी। इस गांव में मैं ही राजा हूँ और कोई भी बच्चा मुझे रोक नहीं सकता। तुम लोगों ने बच्चों को पहले नहीं देखा, मैंने पहले भी उन सबको पीटा है। हे, मैं बहुत ताकतवर हूँ, है ना? ये सुनकर राहुल का चेहरा कई बार तमतमा गया। ये छोटी बच्ची वाकई जिद्दी थी। उसने गांव के सभी बच्चों को पीटा। उसने ऐसा व्यवहार कहाँ से सीखा? छोटी लड़की ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं और राहुल को आत्मसंतुष्ट भाव से देखने लगी। ऐसा लग रहा था कि वह अपनी शानदार उपलब्धि से बहुत संतुष्ट है। छोटी बच्ची, ये सब तुमने कहाँ से सीखा? तुम खुद को गांव की सरदार क्यों कह रही हो? राहुल ने अपने चेहरे से पसीना पोंछते हुए पूछा। ये सुनकर छोटी बच्ची ने एक पल सोचा और फिर गंभीरता से बोली, गांव के एक भिखारी दादा ने मुझे ये बताया था। उन्होंने कहा था कि अगर मैं गांव के बाकी सभी बच्चों को अपने अधीन कर लूं तो मैं गांव का राजा बन जाऊंगा। अब तो गांव के सारे बच्चे मुझे देखते ही भाग जाते हैं। वे मुझसे लड़ने की जरा भी हिम्मत नहीं करते। है ना मैं कमाल का? राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। एक तरह से वो सही थी। बच्ची के कपड़े और चेहरे पर लगी गंदगी देखकर लग रहा था कि वह गांव की बच्ची नहीं बल्कि एक आवारा लड़की है। हालांकि उसे देखकर लग रहा था कि उसे इन बातों की जरा भी परवाह नहीं थी। वह तो बहुत खुश थी। छोटी लड़की की ताकत की संक्षिप्त जांच करने के बाद राहुल हैरान रह गया। क्या वह कुछ ज्यादा ही ताकतवर नहीं है? यद्यपि यह छोटी बच्ची मात्र 6 वर्ष की लगती थी, फिर भी उसकी ताकत एक औसत वयस्क से कहीं अधिक थी। यद्यपि उसने साधना पथ पर कदम नहीं रखा था, फिर भी उसकी शक्ति इतनी थी कि वह 10,000 जिन से अधिक वजन वाली भारी वस्तु उठा सकती थी। हे भगवान, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह गांव के बाकी बच्चों को डराकर भगा सकती थी। उसकी ताकत के चलते ऐसा करतब बिल्कुल भी आश्चर्यजनक नहीं था। इस समय राहुल ने उत्सुकता से पूछा, छोटी लड़की, तुम्हारा नाम क्या है? ये सुनकर छोटी बच्ची हक्की बक्की रह गई। उसने कुछ देर तक अपने बालों को सहलाया, फिर गंभीर चेहरे से बोली, मेरा नाम मान्य है। लेकिन गांव का वो बूढ़ा आदमी मुझे हमेशा छोटी शेरनी कहता है। मुझे लगता है कि ये नाम सुनने में बहुत बुरा लगता है, इसलिए मैंने अपना नाम छोटा आलू रख लिया। तुम मुझे बस छोटा आलू ही कह सकते हो, छोटी बच्ची ने गंभीर भाव से जवाब दिया। ये सुनकर राहुल हंस पड़ा। क्या किसी ने उसे सचमुच छोटी शेरनी कहा है? ये बिल्कुल उचित था। राहुल ने तो ये भी सोचा कि जिस बूढ़े आदमी के बारे में ये छोटी लड़की बात कर रही थी वह काफी दिलचस्प होगा। खुशी भी हंस पड़ी। उसने उसके छोटे से चेहरे पर चुटकी काटी और पूछा, श्यांग नाम तो अच्छा लगता है, पर तुमने खुद को छोटा आलू क्यों कहा? छोटी बच्ची ने गहरी सोच में सिर झुका लिया और बोली, आह, मुझे लगता है कि आलू वाकई बहुत स्वादिष्ट होते हैं। मैं रोज आलू खाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने अपना नाम बदलकर छोटा आलू रख लिया है। ये शब्द सुनकर खुशी दंग रह गई। हालांकि थोड़ी देर बाद उसे सब समझ आ गया। क्या आलू सचमुच इतने स्वादिष्ट थे? चारों ओर देखते हुए सुप्रिया को गहरा सदमा लगा। इस ईश्वर हत्यारे गांव में सचमुच बहुत सारे शरणार्थी थे। वे शायद उन्मत्त जानवरों के हमले के कारण विस्थापित हुए थे। यदि वह गलत नहीं थी तो ये लड़की संभवतः उनमें से एक थी और उसके पास रोजाना खाने के लिए कुछ भी अच्छा नहीं था। शायद यही कारण था कि उसे लगता था कि आलू सबसे स्वादिष्ट चीज़ है जो उसने कभी खाई थी। ये छोटी लड़की सचमुच बहुत सरल थी। जो भी उसके मन में आता वह सीधे सीधे कह देती थी। सुप्रिया लड़की के पास गई और उसके गंदे बालों को धीरे से सहलाया। उसने कहा, छोटी आलू, तुम अकेली क्यों घूम रही हो? तुम्हारे घरवाले कहाँ हैं?